चलिए, तो लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था दैट वाज रिगार्डिंग एनालिड्स। हमने नेमेटोहेल्मिन्थ शायद खत्म कर दिया था, फिर हम एनालिड्स पे आए थे, ठीक है ना। तो एनालिडा को हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्लास डायरेक्टली शुरू कर देता हूँ, फिर बाद में मैं पूछूंगा, अगर कोई डाउट आउट होगा तो वो आप एंड पे बता देना मेरे को, ठीक है ना। तो हमने इन एनिमल्स की बात करी थी लास्ट क्लास में, ठीक है ना। तो माइक्स ऑफ करके रखेंगे सभी। तो हमने इन एनिमल्स की बात करी थी लास्ट पे। तो मैंने आपको बोला था बच्चा कि इस फाइलम का नाम क्या है, तो सभी को वो याद है। तो फाइलम का नाम था एनालिडा, ठीक है ना, एनालिडा बेटा। फिर मैंने बोला था कि इनको एनालिडा क्यों बोला जाता है। तो एनालिडा जो वर्ड है बेटा, ये निकला है एन्यूलस से, ठीक है ना। एनालिडा वर्ड जो है बेटा, ये कहाँ से निकला है, ये एन्यूलस से निकला है। और एन्यूलस का मतलब क्या होता है, एन्यूलस का इंग्लिश में मतलब होता है बेटा लिटिल रिंग्स, ठीक है ना, लिटिल रिंग्स बेटा। तो ये लिटिल रिंग का, एन्यूलस का और एनालिडा का आपस में लेना देना क्या है। तो अगर आप इन चारों डायग्राम में से किसी भी डायग्राम को जूम करके देखेंगे तो आपको बेटा एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी। दैट इज, हर जगह पे आपको दिखेगा कि बॉडी जो है ऐसी छोटी रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी है बेटा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। या यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ज्यादा क्लियर से दिखाई दे रहा है। ये देख लीजिए बेटा, ये रिंग्स दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये रिंग्स दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो और बेटर क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये एक रिंग हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा रिंग है, तो फिर ऐसे तीसरा चौथा, तो ये अगेन रिंग्स दिखाई दे रही है। और इधर देखेंगे तो अगेन बेटा आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जिन एनिमल्स को हम पढ़ने वाले हैं ना बच्चा, इनका एक कॉमन फ्यूचर है, ठीक है ना, इनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और वो ये है दैट द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स बेटा इज मेड अप ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो मतलब हजारों रिंग्स बेटा, हंड्रेड्स ऑफ रिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ रिंग्स बेटा, वो जुड़ती है आपस में। और ये रिंग्स जब आपस में जुड़ती है तो जुड़ने के बाद बेटा एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करती है। और उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, उसे हम एनालीड नाम देते हैं, ठीक है ना। तो उस ऑर्गेनिज्म को जनरली एनालीडा बोलते हैं। और एनालिडा क्यों बोलते हैं, बिकॉज हर एक रिंग को हम क्या बोलते हैं, हम उसे एन्यूलस बोलते हैं। तो ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको बता चुके थे। फिर मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया था लास्ट क्लास में। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, चार डायग्राम्स आपके सामने हैं, इन डायग्राम्स को देख के मेरे को बताइए, क्या आपको इस एनिमल के अंदर या इन चार एनिमल्स के अंदर सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है। वो हम बाद में देखेंगे कि सेगमेंटेशन ट्रू होगा फॉल्स होगा, वो तो अलग की बात है। बट सेगमेंटेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा बेटा, दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा बच्चा। सो बिकॉज द सेगमेंटेशन इज क्लियरली विजिबल, ठीक है ना, आपको एकदम क्लियर तरीके से, साफ तरीके से बेटा सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है इन एनिमल्स के अंदर। इस वजह से बेटा इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म्स बेटा, इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं, ठीक है ना। फटाफट बताओ बेटा, इससे पहले हमने किस फाइलम में सेगमेंटेशन देखा और कौन सा सेगमेंटेशन देखा। वेरी गुड बच्चा, हमने प्लेटहेल्मिन्थ्स के अंदर देखा था सूडोमेटामेरिज्म, आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रोबाइलेशन। और हर एक सेगमेंट को वहां पे हम क्या बोलते थे, उसको हम प्रोग्लोटिड बोलते थे बेटा। वेरी गुड, और स्ट्रोबिलाई बोलते थे, और स्ट्रोबिलाई बोलते थे, याद है ना सभी को। तो यहाँ पे भी आपको सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है। और ये कौन सा सेगमेंटेशन है बेटा, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। दिस इज कॉल्ड एज ट्रू सेगमेंटेशन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रू सेगमेंटेशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ बच्चा, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम कर दूं तो यहाँ पे आपको मेटामेरिज्म दिखाई दे रहा है। और इस मेटामेरिज्म में आपको कितने सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन 11 सेगमेंट्स में से अगर मैं खाली एक सेगमेंट को ले लूं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेगमेंट को ले लूं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज मेटामर बेटा। तो बताओ टोटल कितने मेटामर्स है इसकी बॉडी के अंदर, 11 सर, 11 मेटामर्स है बेटा। ये समझ आया ना, ये क्लियर हो गया। तो एनालिडा आपके दिमाग में जब भी आए, चलते चलते, सोते सोते, उठते उठते, या कभी आपको रियलिटी में कहीं पे कोई एनालिडा दिख भी जाए मिट्टी विट्टी के अंदर, तो एनालिडा को देखते ही बेटा एक चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, दैट इज इनमें सेगमेंटेशन है, उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। बॉडी बाहर से भी कटेगी, अंदर से भी कटेगी, और हर एक सेगमेंट के अंदर मेरे को बताओ बच्चा, ऑर्गन्स रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर, होंगे सर। तो दैट मींस बच्चा सीरियल होमोलॉजी, सीरियल होमोलॉजी बेटा,
देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी सर। मिलेगी। तो दैट मीन्स बेटा सीरियल होमोलॉजी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनालिडा एनालिडा। बेटा। क्लियर हो गया ना? तो चलिए, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके थे, तो थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ मैं, ठीक है ना? मेटामॉर्फिज्म क्या होता अब है? इस मेटामॉर्फिज्म बेटा, ठीक है ना, मेटामॉर्फिज्म एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जहां पे किसी ऑर्गेनिज्म की एक से ज्यादा शेप्स हो सकती है बेटा, ठीक है ना? जैसे अगर आपको याद हो, हमने पॉलिप एंड मेड्यूसा पढ़ा था, ऑर्गेनिज्म एक ही होता था बट एक से ज्यादा शेप में पाया जाता था बेटा, ठीक है ना? उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म भी कभी कभी बोलते हैं, मतलब किसी एनिमल का एक से ज्यादा शेप में पाया जाना, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म बेटा। सर ठीक फ्रॉग है, का क्या शायद एग्जांपल होगा सर? हाँ यस, फ्रॉग का एग्जांपल दिया था वहां पे बच्चा, वेरी गुड। चले, अब और एक चीज याद रख लीजिए, तो ये तो हो गया, हमने ऑलरेडी ये पीछी क्लास लास्ट क्लास में पढ़ा है, बट उस टाइम में मैं थोड़ा टेंशन में भी था, थोड़ा बिजी में भी था, तो ज्यादा बेटर तरीके से नहीं बताया था, तो थोड़ा सा मैं पुरानी चीजों को अगेन रिवाइज कर रहा हूँ। तो एनालिडा के बारे में आपने तो ये चीज ऑलरेडी याद रख ली बच्चा, ठीक है? आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो एनालिडा जो है बेटा, इस फाइलम को एस्टेब्लिश करने का काम, मतलब इस फाइलम का नाम या इसे एस्टेब्लिश करने का काम किसने किया था? साइंटिस्ट ने किया था, जिसका नाम क्या था बेटा? लमार्क था। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और कितनी स्पीशीज पाई जाती है इसमें? 16,500। 16,500 स्पीशीज पाई जाती है, ठीक है ना? चले आगे, और थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, बिकॉज हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा बस नाम याद रख लेना आप बेटा, बाकी डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अगर आप इस एनालिड को देखोगे बच्चा, दिस एनालिड इज कॉल्ड एज नेरीज, ठीक है? ये अगर आपने नाम सुना होगा बहुत बार, तो इसको हम नेरीज बोलते हैं बेटा। ये पानी में रहने वाला एनालिड है, ये एक्वेटिक एनालिड होता है, ठीक है? ये खाली नीरीज के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सारे एनालिड्स के लिए एप्लीकेबल है, बट नीरीज में ये चीजें आपको ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है, इसलिए मैं इसी जगह पे बेटा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे दोबारा बता दूंगा। तो नीरीज में आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है बच्चा कि बॉडी में कुछ ऐसे उबार आ रहे हैं बेटा बाहर, कुछ एक्सटेंशन बाहर है ऐसे। अगर मैं हाईलाइट कर पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, तो आपको ये पैर के समान बेटा, ठीक है ना, छोटे छोटे एक्सटेंशन दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे बेटा? सभी को दिखाई दे रहे ना? यस सर। ठीक है ना? इधर ये 1 2 3 4 5 6, तो ये दिखाई दे रहे हैं। दीज एक्सटेंशंस बेटा, दीज अपेंडेज, दे आर कॉल्ड एज पैरापोडिया बेटा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनको हम पैरापोडिया बोलते हैं, ठीक है ना? पैरापोडिया जो होते हैं बेटा एनालिड्स के अंदर, इन पैरापोडिया का काम क्या होता है? ये लोकोमोटरी अपेंडेज होते हैं बेटा। लोकोमोटरी अपेंडेज मतलब ये किस में काम मदद करेंगे? चलने में मदद करेंगे, लोकोमोशन में मदद करेंगे बच्चा। ये क्लियर हुआ ना? ये तो समझ आया? सर इसका जी सर। नाम क्या है फिर? ठीक है, इसको हम पैरापोडिया बोलते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। ये खाली मतलब ये खाली नीरीज के अंदर नहीं है, ये बाकी एनालिड्स में भी देखने को मिलेगा, बट वहां पे क्लियर पिक्चर हमको देखने को नहीं मिलता है। बट नीरीज में ये क्लियर देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे बड़े साइज के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे नीरीज में इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बच्चा। तो मतलब ये है कहने का मेरा कि एनालिड्स के अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम पैरापोडियाज बोलते हैं बेटा। और पैरापोडिया किस में मदद करता है? चलने में मदद करता है, या शॉर्ट में लोकोमोशन में मदद करता है बच्चा। ये याद रहेगा ना? ये तो क्लियर हो गया? जी सर। चले, अब और एक चीज देख लीजिए। अब पैरापोडिया तो इधर खत्म हो गया, यहाँ तक ये पैरापोडिया था, यहाँ तक ये पैरापोडिया था, बट पैरापोडिया के ऊपर ध्यान से देखो बेटा, और जूम में कर रहा हूँ इसको, आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे हल्का सा कुछ एक्सटेंशन बाहर आ रहा है, ये वाला बच्चा दिखाई दे रहा है ना? तो ये एक्सटेंशन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो पैरापोडिया के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड एज सीटे बेटा। इनको हम सीटे बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक बना लूं, तो ध्यान से देख लेना बेटा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल लाइक स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज पैरापोडिया, ठीक है ना? अब इस पैरापोडिया के ऊपर बेटा एक एस शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो ये कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, दिस आर लाइक दिस बेटा, दिस एस शेप्ड स्ट्रक्चर्स। और इन एस शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज सीटे बेटा। इनको हम सीटे बोलते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्लियर हो गया ना बच्चा? और सीटे का काम क्या होता है? अब सीटे का काम क्या होता है ये समझ लीजिए। जब आपने देखा होगा बेटा, जब हम चलते हैं, ठीक है, जब हम लोकोमोशन करते हैं, जब हम चलते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी सरफेस पे, जो चलते समय बेटा हम लोकोमोशन एक्चुअल में किसकी वजह से कर रहे हैं? अपने पैर की वजह से कर रहे हैं, ठीक है ना? अब जब हम पैर की वजह से चलते हैं ना, तो ड्यूरिंग आवर लोकोमोशन बेटा जमीन के साथ जो ग्रिप बनाने का काम करता है, या अगर हमने शूज पहना हुआ बेटा, तो शूज की वजह से हम चल रहे हैं, तो चलने में तो हमारा पैर यूज हो रहा है, लेकिन चलते समय बेटा उस शूज के अंदर या डायरेक्टली सरफेस के साथ
जो ग्रिप बनाने का काम करता है वो कौन होती है बेटा? वो हमारी फिंगर्स होती है। हाँ आप समझ रहे हैं? जब हम चलते हैं ना तो पैर चलने में मदद करता है, लेकिन चलते चलते समय बेटा हमको ग्रिप भी बनाना होता है। चाहे आपने चप्पल पहना हो, चाहे आपने शूज पहना हो, या आप नंगे पैर चल रहे हो, तो आपको जमीन के साथ, सरफेस के साथ, या अपने शूज के सरफेस के साथ, या अपने चप्पल के सरफेस के साथ ग्रिप बनाना पड़ता है बेटा। बिकॉज अगर आप ग्रिप नहीं बनाएंगे तो आप प्रॉपर नहीं चल पाएंगे, आपका प्रॉपर बिल्कुल सही है लोकोमोशन सर। नहीं होगा। तो वो ग्रिप बनाने का काम हमारी बॉडी में किसका होता है? फिंगर्स का होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे चलने में तो पैरापोडिया मदद कर रहा है, लेकिन जब ये चलेंगे ना तो ड्यूरिंग लोकोमोशन बेटा जमीन के साथ या पानी के अंदर या किसी सरफेस के साथ जो ग्रिप बनाने का काम होता है वो किनका होता है? वो इन सीटेज का होता है। तो मतलब पैरापोडिया भी लोकोमोशन में मदद कर रहा है एंड सीटे भी लोकोमोशन में मदद कर रहा है। बट अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखे तो पैरापोडिया एक्चुअल में चलने में मदद करता है और ग्रिपिंग का काम कौन करता है बेटा? वो सीटेज करते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? जी हाँ सर। सर। क्लियर हो गया जी ना? सर। अब यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर तरीके से दिखाई दे रहा है बेटा। तो ये नीचे पैरापोडिया है, ये पैरापोडिया है, ये पैरापोडिया, और ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना क्लियरली व्हाइट व्हाइट कलर के, ये सब क्या बेटा? ये सीटेज है। तो मतलब एनालिड्स के अंदर बेटा सीटे बहुत सारे भी हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी सीटेज बेटा, या थोड़े बहुत भी हो सकते हैं बेटा। बेस्ड ऑन के एनालिडा में सीटे है कि नहीं है बेटा। अगर नहीं है तो उसको हम हेरिडीनिया बोलते हैं। हम क्लासिफिकेशन जब करेंगे ना थोड़ी देर में, तो एनालिडा को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीटे बेटा। अगर कोई भी सीटे नहीं है, ऐसे एनालिड को हम बेटा हेरिडीनिया बोलते हैं। अगर थोड़े बहुत सीटे मतलब फ्यू सीटेज है बेटा, उसको हम ओलिगो कीटा बोलते हैं बेटा। ठीक है, उसको हम ओलिगो कीटा बोलते हैं। अगर बहुत सारे सीटे, जैसे यहाँ पे आप बहुत सारे सीटे देख सकते हैं, इसको हम बेटा पॉली कीटा बोलते हैं बेटा। तो मतलब एनालिडा का क्लासिफिकेशन, मतलब सीटा इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एनालिडा का कि इसके बेसिस पे हम एनालिड्स को क्लासिफाई भी करते हैं बेटा इनटू 3 क्लासेस: पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हेरिडीनिया बेटा। तो हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो सीटे आपने याद रखा है खूब बच्चा, तो सीटे तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया जी बच्चा। सर। जी चलिए, सर। फिर हमने लास्ट क्लास में कुछ कॉमन चीजें पढ़ी थी जो वैसे ऑलरेडी आपको पता थी, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज करवाया था। जैसे मैंने बोला था एनालिड्स बेटा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना? नो सर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लास्टिक होता वेरी है। गुड बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सर सिमेट्रिक। बायोलॉजिकल वेरी गुड बेटा, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एसिलोमेट्स होते हैं। नो सर, ट्रू सिलोमेट। सिलोमेट सर। वेरी, एंड ट्रू सिलोमेट को हम क्या लिखते हैं? उनको हम यूसिलोमेट भी लिखते हैं। सिलोमेट। ठीक है, और ये भी आपने पढ़ा था, यूसिलोमेट एंटीरोसिलिक था कि शाइजोसिलिक था? सर ये शाइजोसिलिक, सर शाइजोसिलिक इसमें मार्क है, मार्क शाइजोसिलो था पाया सर। जाता था। ठीक है ना? ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है बेटा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एवोल्यूशन में पहली बार बेटा किसका फॉर्मेशन हुआ? सीलोम का फॉर्मेशन हुआ, या ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन। बिकॉज इससे पहले हमने देखा बेटा सीलोम होता ही नहीं था। ठीक है, कहां तक हमने देखा था? हमने टीनोफोरा तक देखा था जिनके पास सीलोम ही नहीं होता था बेटा। फ्लैट हेलमेट में देखा था, वहां पे भी सीलोम नहीं होता था। निमेट हेलमेट में बेटा हमने सीलोम देखा, बट वो सूडो सीलोम था। तो ट्रू सीलोम की शुरुआत कहाँ से हुई है? वो एनालिडा से हुई है। आगे जितने भी फाइलम आएंगे ना, सब में ट्रू सीलोम ही मिलेगा, बट फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम कहाँ पे बना? एनालिड्स के अंदर बना बच्चा। और वो ट्रू सीलोम कौन सा था ये भी याद रख लेना, वो शाइजोसीलोम था बेटा, ये भी याद रखेंगे। ठीक है ना? फिर आपने ये भी देखा था बेटा कि ट्रू सीलोम का मतलब क्या होता है। तो ट्रू सीलोम का मतलब होता है कि अगर ये बॉडी वॉल है और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या गट वॉल है, तो गट वॉल के ऊपर भी मेसोडर्म होगा कंप्लीट, एंड बॉडी वॉल के अंदर भी मेसोडर्म कंप्लीट होगा। तो अगर मेसोडर्म बेटा कंप्लीट लेयर में पाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रू सीलोम बेटा। ठीक है ना? तो ये भी याद रखेंगे, ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि एनालिड्स का जो सीलोम होता है, ठीक है ना, सीलोम के अंदर बेटा एक पानी के समान, एक जेल के समान पदार्थ पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? मिजोडम। नहीं बचा, उसको हम सिलोमिक फ्लूइड सर। सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। लेयर को मेसोडर्म बोलते हैं। लेकिन फ्लूइड जो अंदर पाया जाता है, पानी के समान बेटा जो लिक्विड अंदर पाया जाता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? उसको हम सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पैरेन्काइमल फ्लूइड पढ़ा था, याद है ना? फिर हमने सूडो सीलोमिक फ्लूइड पढ़ा था, और अब हम सीलोमिक फ्लूइड पढ़ रहे हैं। पैरेन्काइमल फ्लूइड पढ़ा था प्लेट हेलमेंथ के अंदर, सूडो सीलोमिक फ्लूइड पढ़ा था निमेट हेलमेंथ के अंदर, एंड सोलोमिक फ्लूइड कहाँ पे पढ़ रहे हैं आप? एनालिड्स के अंदर बचा। और इनके अंदर जो सीलोमिक फ्लूइड होता है ना, उसके अंदर क्या पाई जाती है? कुछ सेल स्पेसिफिक सर। सेल्स पाई जाती है। तो मतलब सेल्यूलर सीलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, ये याद रखेंगे बच्चों। तो यहाँ तक तो हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके थे।
आज इससे हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। हैबिटेट की अगर बात करें, ठीक है, तो एनालीड जो होते हैं बेटा वो एक्वेटिक भी होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, पानी में भी रहते हैं एंड जमीन के ऊपर भी रहते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए, ये तो जमीन के ऊपर चल रहा है बेटा, तो ये तो टेरेस्ट्रियल हो गया। और नीरीज के बारे में मैंने अभी भी आपको बोला, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, पानी के अंदर देखने को मिलता है। अब पानी में ये फ्रेश वाटर भी होते हैं एंड मैराइन भी होते हैं। नॉर्मल केसेस में अगर देखें ना, तो मोस्ट ऑफ द एनालीड जो होते हैं बेटा वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है ना। इनको पैरासाइट बनना अच्छा नहीं लगता है, तो ये फ्री लिविंग होते हैं। बट कुछ पैरासाइट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मतलब लाइफ फॉर्म्स के बेस पे अगर देखा जाए तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं एंड पैरासिटिक भी होते हैं, बट मोस्टली ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग बेटा। एंड कुछ कुछ जगह पे इनमें क्या मिलेंगी, पैरासिटिक फॉर्म्स भी देखने को मिलती है बच्चा। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आया? यस सर। चलो Yes, sir. अब मैं इस पिक्चर को थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें से मैं कुछ जगह पे कलर करूंगा। तो ये हो गया एक डिब्बा हमारा कलर्ड। अभी हम पढ़ेंगे बॉडी ऑफ एनालीड बेटा, कि एनालीड की बॉडी कैसी होती है, और उसमें जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है उनको थोड़ा बहुत देख लेते हैं बच्चों। तो मैंने यहाँ पे 3 डिब्बों को कलर कर दिया। जब हम एनालीड की बॉडी की बात करते हैं ना, तो एनालीड की जो बॉडी होती है सबसे पहले बेटा वर्म लाइक होती है। वर्म लाइक मतलब इलोंगेटेड बॉडी होती है, लंबी बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। इसको हम वर्मी फॉर्म बोलते हैं बेटा। तो वर्मी फॉर्म का मतलब होता है लंबा सिलेंड्रिकल बॉडी बेटा। अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपको लंबा और सिलेंड्रिकल दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वर्मी फॉर्म स्ट्रक्चर बेटा। तो बॉडी ऑफ एनालिड वर्मी फॉर्म होती है एंड साथ में क्या होती है बेटा, मेटामेरिक होती है। तो ये तो पहली चीज आप याद रखेंगे। बॉडी को अगर आप देखेंगे, मान लीजिए जैसे आपने अर्थवर्म तो सभी ने देखा है ना, हिंदी में अर्थवर्म को, आसाम में अर्थवर्म को क्या बोलते हैं, हिंदी में शायद केचुआ बोलते हैं, मेरे को क्लियर प्रॉपर नहीं याद नहीं है, शायद ऐसे कुछ बोलते हैं। आसाम में अर्थवर्म को क्या बोलते हैं बेटा, जो ना जमीन में पाई जाती है? केचुए बोलते हैं। वेरी गुड। तो अगर आपने अर्थवर्म को कभी हाथ में पकड़ा है, ठीक है ना, ड्यूरिंग फार्मिंग बेटा, जब हम बच्चे थे तो हम अर्थवर्म को उंगली के ऊपर जैसे रिंग लगाती ना लड़कियां, या क्या बोलते हैं इनको, हाँ रिंग ही बोलते हैं। तो हम बचपन में क्या करते हैं, अर्थवर्म को उठा के उंगली के ऊपर मतलब ऐसे लिपटा देते थे। अगर ये उंगली है तो हम ऐसे लिपटा देते थे बेटा ऊपर, और रिंग बनाते थे उसका। तो हमको ये रिंग बनाने में बेटा मजा आता था, बिकॉज अर्थवर्म की बॉडी कैसी होती है बेटा, सॉफ्ट होती है। अगर आप अर्थवर्म को हाथ में उठाओगे ना, अपनी फिंगर के ऊपर उसका एक रिंग बना दोगे, तो वो आराम से रिंग शेप में आ जाती है बेटा। क्यों आ जाती है? बिकॉज उसकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट आकार की होती है बेटा, वेरी सॉफ्ट बॉडी होती है। तो मतलब ये है कि कोई भी एनालिड आप देख लीजिए, खाली अर्थवर्म के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी एनालिड को आप उठा के देख लो बेटा, हर एक एनालिड के अंदर आपको एक कॉमन फीचर मिलेगा कि उसकी बॉडी एक तो लंबी होगी, मतलब इलोंगेटेड होगी, एंड बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है बेटा। तो दे आर सॉफ्ट बॉडीड एंड इलोंगेटेड एनिमल्स बेटा। सिलेंड्रिकल होते हैं, या कभी कभी फ्लैट आकार के भी मिलेंगे बेटा। सिलेंड्रिकल भी पाए जाते हैं, फ्लैटेनेड भी पाए जाते हैं। बॉडी जो होती है बेटा वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेगमेंट्स है बेटा। तो इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बोला, दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज Metamer. इनको हम मेटामर्स बोलते हैं बेटा। अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला हूँ, वो आप समझ लेना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं बेटा, द सेगमेंट्स ऑफ बॉडी आर कॉल्ड एज मेटामर्स बेटा। अब हर दो सेगमेंट के बीच में, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अलग कलर यूज कर लूं, हर दो सेगमेंट के बीच में बेटा आपको ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मतलब जो दो सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करेगा। ये वाला अगर ब्लू कलर आप देख पा रहे हैं, ऐसे देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे आपको खाली कलर दिखा दूं ना, तो ये देख लीजिए बेटा, यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है बेटा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये एक सेगमेंट था, ये दूसरा सेगमेंट है बेटा, दिस इज मेटामर 1, दिस इज मेटामर 2, बट मेटामर 1 एंड 2 आपस में जुड़े हैं ना। तो जिस जगह पे जुड़ते हैं बेटा, या जिस स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में बनाया हुआ बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एन्यूलाई बोलते हैं बेटा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एन्यूलाई, दिस इज कॉल्ड एज एन्यूलाई बेटा। और एन्यूलाई कैसा होता है, ये रिंग आकार का होता है। अगर आप इस एनिमल को देखेंगे ना, तो मैंने तो यहाँ पे डायरेक्टली लाइन की फॉर्म में इसको बना दिया बेटा, लेकिन अगर आप इस एनिमल को देखिए, एनिमल तो खुद सिलेंड्रिकल है, तो ऑटोमेटिकली एन्यूलाई भी कैसा होगा, वो भी सिलेंड्रिकल या वो भी सर्कल फॉर्म का होगा, या रिंग लाइक होगा बच्चा। समझ आई मेरी बात की नहीं समझ आई? क्लियर हो रहा है ना बच्चा क्या बता रहा हूँ मैं? हम पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ रहे हैं बॉडी ऑफ एनालीड।
तो बॉडी ऑफ एनालीड में पहली चीज आपने याद रखी, सॉफ्ट होती है, एलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल और फ्लैटेंड होती है, बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट्स में, हर एक सेगमेंट को मेटामर बोलते हैं, दो सेगमेंट्स के बीच में बेटा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, या दो सेगमेंट्स को सेपरेट एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर करता है, और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एन्यूलाई बोलते हैं बेटा। ये तो क्लियर हो गया ना, यहाँ तक तो जी समझ सर। आया। चले अब ये जो बॉडी सेगमेंट्स है बेटा, ठीक है ना, ये बॉडी सेगमेंट्स डिवाइडेड होते हैं बाहर से भी और अंदर से भी। अब इससे मेरा कहने का मतलब क्या है, इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एनालीड है बेटा, मान लीजिए फॉर ये एक एनालीड है, ये एक एनालीड की बॉडी है, ऐसे समझ लेते हैं। अब इस एनालीड की बॉडी में बेटा आपको सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं बस ये डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ। तो इसमें बेटा आपको बाहर से ऐसे सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, तो ये आपको एक डिप्रेशन मिला, ये दूसरा डिप्रेशन मिला, ये तीसरा डिप्रेशन मिला। तो ये आपको बाहर से क्या दिखाई दे रहा है कि बॉडी में डिप्रेशन से, डिप्रेशन का मतलब हुआ बेटा बॉडी में सेगमेंट्स, ठीक है ना। अब जब आप थोड़ा अंदर आएंगे, इमेजिन कर लीजिए आपने इस अर्थ को काट दिया बीच में बेटा, आपने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा, तो आपको ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद बेटा क्या दिखेगा कि जो सेगमेंटेशन आपको बाहर से दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअल में अंदर से भी प्रेजेंट है बेटा। तो ऐसे है, तो मतलब बॉडी अगर बाहर से छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, बॉडी अगर बाहर से बेटा स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड दिखाई दे रही है, वो खाली बाहर से डिवाइडेड नहीं है, वो रिलेटिव में अंदर से भी डिवाइडेड है बेटा। तो मतलब सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट बोथ ऑन एक्सटर्नल साइड एज वेल एज ऑन द इंटरनल साइड बेटा। ये बात समझ आया ना, ये समझ जी आया सर। बच्चा। अब ये तो हो गया बेटा सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन के अलावा सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि हर सेगमेंट के अंदर बेटा जो बॉडी के पार्ट्स होंगे ना, या जो जो बॉडी के ऑर्गन, मान लीजिए स्टार एक बॉडी का ऑर्गन है बेटा, ठीक है ना, ये डॉट बॉडी का दूसरा ऑर्गन है फॉर एग्जाम्पल बच्चा, ये बॉडी दूसरा ऑर्गन है डॉट वाला बेटा, प्लस मान लीजिए फॉर ये बॉडी का तीसरा ऑर्गन है, ये बॉडी का तीसरा ऑर्गन है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हर सेगमेंट के अंदर ये ऑर्गन्स रिपीट हो रहे हैं बेटा, यहाँ पे भी यही ऑर्गन्स है, यहाँ पे भी यही ऑर्गन्स है, यहाँ पे भी यही ऑर्गन्स है, यहाँ पे भी यही ऑर्गन्स है बेटा। मींस देयर इज रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स और रेपिटेशन ऑफ इंटरनल पार्ट्स बेटा इन द बॉडी। और रेपिटेशन अगर बाहर से अंदर से हो रहा है ना, तो रेपिटेशन बाहर से भी होगा। बाहर से कहने का मतलब अगर यहाँ पैरापोडिया है, इधर भी पैरापोडिया होगा, इधर भी, इधर भी, यहाँ सीटें है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो मतलब एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी पार्ट्स आर रिपीटेड इन ईच सेगमेंट बेटा। हर एक सेगमेंट के अंदर बॉडी के बाहर वाले पार्ट्स और अंदर वाले पार्ट्स रिपीट हो रहे हैं। अब ये रेपिटेशन 100% नहीं हो सकता, कुछ पार्ट्स में बेटा कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी जो बाकी जगह देखने को नहीं मिलेगी, बट लगभग लगभग बेटा 90% रेपिटेशन आपको देखने को मिलेगा ऑर्गन्स का बच्चा। सो दिस प्रॉपर्टी of showing metamerism with serial repetition of body organs या serial repetition of body parts बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सीरियल होमोलॉजी बोलते हैं। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं दिया बच्चा। सो दिस इज कॉल्ड एज सीरियल होमोलॉजी। तो सीरियल होमोलॉजी का मतलब क्या होता है, सीरियल होमोलॉजी का मतलब होता है कि पहले ऑर्गेनिज्म में मेटामेरिज्म होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है सीरियल होमोलॉजी दिखाने की बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म शुड बी मेटामेरिकली सेगमेंटेड। सेकंड बेटा अगर आप सीरियल होमोलॉजी दिखाना चाहते हैं, सेकंड फीचर क्या होना चाहिए, बॉडी के और बॉडी के ऊपर जो ऑर्गन्स बाहर से है वो हर सेगमेंट में रिपीट होने चाहिए बेटा, एंड बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है बेटा वो भी हर सेगमेंट में रिपीट होने चाहिए। अगर आपके पास ये तीन फीचर्स है, मेटामेरिज्म, रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइड बेटा, तो मतलब आप क्या दिखा रहे हैं, आप एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सीरियल होमोलॉजी बोलते हैं। बच्चा मेरा ये समझ आया कि नहीं समझ आया? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? जी सर। जी सर। चले, रटने वाली बात नहीं ना इसमें कोई? नो सर। चले, तो हमने बॉडी में एक बार रिपीट कर लेना मेरे से। हाँ, हमने बॉडी में देखा बेटा, बॉडी सबसे पहले क्या होती है, शाबाश, वर्मी वर्मीफॉर्म। वर्मीफॉर्म एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है बेटा। बॉडी सॉफ्ट हो सकती है, एलोंगेटेड हो सकती है, हर सेगमेंट को मेटामर बोलते हैं। दो सेगमेंट्स के बीच में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोलाई। एन्यूलाई बोलते हैं बेटा। एंड बॉडी के ऑर्गन्स बाहर और अंदर रिपीट हो रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सीरियल होमोलॉजी। सीरियल होमोलॉजी बोलते हैं बेटा। ये तो क्लियर हो गया सभी को बच्चा? जी सर। चले, अब नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अब एनिमल अगर एनालीड है बेटा, ठीक है ना, एनालीड का जब जन्म होगा ना, तो ऐसा तो नहीं है बेटा कि जन्म के टाइम पे ये एनालीड इतना बड़ा रहा होगा,
एकदम छोटा सा बना होगा बेटा। मान लीजिए छोटा सा एनालीड है यहाँ पे, इसी का अगर मैं पिक्चर बना दूं तो मान लीजिए ये यही एनिमल है बेटा, यही एनालीड है, बट ये छोटा वाला एनालीड है बेटा, तो ये छोटा वाला एनालीड है। फिर इसकी ग्रोथ होगी बेटा, और ग्रोथ होने के बाद ये इतना बड़ा हो गया जितना आप इसको अभी देख पा रहे हैं बेटा, फिर ये इतना बड़ा हो गया। सो मीन्स ड्यूरिंग ग्रोथ बेटा होना क्या चाहिए कि इस एनिमल की जब ग्रोथ होगी ना, इसमें सेगमेंट्स ऐड होने चाहिए बेटा, इसमें नए मेटामर्स ऐड होने चाहिए। आप समझ रहे मेरी बात? कोई भी एनिमल बेटा जन्म के टाइम पे एकदम बड़े साइज का नहीं होता है, जितने उसके पेरेंट्स होंगे बेटा वो छोटे साइज का होगा। फिर उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, फिर वो बड़ा हो जाएगा, अपने पेरेंट के जैसा बनेगा। तो जब ये वर्म का जन्म हुआ होगा, क्या इसमें बेटा ये सारे सेगमेंट उस टाइम पे प्रेजेंट रहे होंगे? ऑफ कोर्स नहीं रहे होंगे बेटा, कुछ सेगमेंट्स रहे होंगे। और बाद में इतना बड़ा कैसे हो गया? इसने अपने आप को ग्रो किया बेटा, नए सेगमेंट्स ऐड कर दिए, नए मेटामर्स ऐड कर दिए, और फिर फाइनली इसकी क्या हो गई बेटा, इसकी ग्रोथ होगी और ये बड़े आकार का बन गया। बात समझ आ रही क्या हो रहा, क्या बता रहा हूँ मैं? अब एग्जामिनर बेटा एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स के अंदर, फॉर एग्जांपल एनालीड्स में बेटा, जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के दौरान नए सेगमेंट्स कहाँ ऐड होते हैं? आप देखो कितना डीप क्वेश्चन है बेटा। द न्यू सेगमेंट्स आर एडेड इन विच प्लेस बेटा, और एट विच प्लेस। तो आप याद रखेंगे ये इसका इंटीरियर साइड है, मतलब हेड वाला साइड है बेटा। तो एनिमल अभी इधर की तरफ चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, ये पोस्टीरियर साइड हो गया बेटा। तो ये एंटीरियर मेटामर्स हो गए, ये पोस्टीरियर मेटामर्स हो गए। तो याद रख लेना है कि एनालीड्स के अंदर जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स है, जब इनमें ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ के टाइम पे बेटा जो नए मेटामेरिकली सेगमेंटेड सेगमेंट्स ऐड किए जाते हैं, दे आर एडेड ऑन द पोस्टीरियर पार्ट बेटा। तो मतलब नया सेगमेंट आगे के साइड में ऐड नहीं होगा, नया सेगमेंट कहाँ पे होता है, ऐड पोस्टीरियर साइड में होता है। और पोस्टीरियर साइड में ये कहाँ पे होगा? अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ ना, तो ये सेगमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे को बताइए बेटा इन 12 सेगमेंट्स में से लास्ट सेगमेंट कौन सा है? तो 12 वाला। 12 वाला बेटा, ठीक है। अब याद रखना है, मैंने आपको अभी बोला नया सेगमेंट कहाँ पे ऐड होगा, 1 के साइड में कि 12 के साइड में? 12 के 12 साइड। 12 के साइड में। अब ध्यान से सुन लेना, और 12 के साइड में वो कहाँ पे ऐड होगा, वो 11 और 12 के बीच में ऐड होगा बेटा। मतलब अगर मेरे को नया मेटामर ऐड करना है तो वो यहाँ पे ऐड होगा बेटा, इधर ऐड होगा। तो दैट मीन्स अनुदान। बेटा वो 12 को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, वो 12 की जगह लेगा और 12 बेटा बाहर की तरफ आएगा। आप समझ रहे ना? तो अब 11 के बाद जो 12 नंबर आएगा ना, वो नए सेगमेंट का आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये 13 वाला सेगमेंट बन जाएगा, 13th वाला सेगमेंट बन जाएगा। बात आई समझ? बात तो आई सर समझ ये कि नहीं समझ? सर ये एनुलाई में हो जाता है क्या, एनुलाई में? ये दो सेगमेंट्स के बीच का जो एन्युला है ना बेटा, उधर ही नए सेगमेंट का फॉर्मेशन किया जाता है, बट ऑन द पोस्टीरियर साइड बेटा। जो लास्ट सेगमेंट होगा उसके एंड सेकंड लास्ट सेगमेंट के बीच में नए सेगमेंट को ऐड कर दिया जाता है। क्लियर हो गया ना? हाँ सर। जी सर। चल अब यहाँ पे और एक पॉइंट याद रखेंगे, द लास्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी इन केस ऑफ एनालीड्स बेटा, ठीक है। जैसे ये लास्ट सेगमेंट है अभी, दिस इज कॉल्ड एज पाइजीडियम बेटा। लास्ट सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, पाइजीडियम बोलते हैं बेटा। क्लियर है ना? क्लियर? जी सर। चले, तो ये सारा कुछ किसके बारे में हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा बॉडी ऑफ एनालीड के बारे में बेटा। तो एक बार देख लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में कर ही चुके हैं, इसको मैं दोबारा नहीं रीड करूंगा, तो इधर से मैं रीड करता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखा है बेटा, बॉडी ऑफ एनालीड वर्मीफॉर्म एंड मेटामेरिक होती है, सॉफ्ट एंड इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल और फ्लैटेनेड होती है, बॉडी डिवाइडेड है सेगमेंट्स के अंदर, और हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटामर बोलते हैं बेटा। सेगमेंट्स जो होते हैं बेटा वो सेपरेट रहते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर से या रिंग लाइक ग्रू से। ग्रू का मतलब होता है डिप्रेशन बेटा, ठीक है ना, जो नीचे थोड़ा गहरा हो, नीचे की तरफ जा रहा हो। इन ग्रूव्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हें एन्यूलाई बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बच्चा, इस पिक्चर को देख लीजिए ध्यान से। तो ये एक एनालीड की बॉडी है, ठीक है। तो मेरे को बता बेटा इस पिक्चर में आपको कितने सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं? सर 2 दिखाई। दिस इज सेगमेंट 1 एंड दिस इज सेगमेंट 2। ये मेटामर 1 हो गया, ये मेटामर 2 हो गया। अब दो मेटामर के बीच में बेटा ये जो आपको डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम एन्यूलाई बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज एन्यूलाई। अंदर से अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा, तो अंदर से ये सेगमेंट 1 है,
ये सेगमेंट 2 है। ध्यान से देखो, दो सेगमेंट्स के बीच में देख लो सेप्टम है बेटा। इधर सेप्टम क्या कर रहा है, दो सेगमेंट्स को आपस में सेपरेट कर रहा है। ये सेगमेंट अलग है और ये सेगमेंट, मतलब सेगमेंटेशन बाहर से भी दिखाई दे रहा है और अंदर से भी बेटा ये सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। और एक चीज नोटिस कर लीजिए बेटा, यहाँ पे भी ये येलो कलर्ड स्ट्रक्चर है जिसको वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलते हैं, और यहाँ पे भी ये येलो कलर्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी हम इसको वेंट्रल नर्व कॉर्ड बोलेंगे बेटा। यहाँ पे भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है बेटा जिसको हम नेफ्रीडियम बोलते हैं। ध्यान से देखिए, इधर से नेफ्रीडियम शुरू हुआ, इस सेगमेंट में आया, और इधर से नेफ्रीडिया शुरू हुआ, वो पीछे वाले सेगमेंट में जाएगा। मतलब नेफ्रीडिया इधर भी है, नेफ्रीडिया इधर भी है बेटा। यहाँ आगे अगेन देख लीजिए, ये डोर्सल ब्लड वेसल है, ये वेंट्रल ब्लड वेसल है। यहाँ पे भी देखिए डोर्सल ब्लड वेसल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल बेटा। यहाँ पे देख लीजिए इंटेस्टाइन का पार्ट इधर भी है, इंटेस्टाइन का पार्ट इधर भी है। तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है बॉडी ऑर्गन्स रिपीट हो रहे हैं बेटा। देयर इज रेपिटेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सीरियल होमोलॉजी बोलते हैं बच्चा। क्लियर है ना। अब और एक चीज देख लीजिए, अगर मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, खाली जगह दिखाई दे रहा है। अगर आप पिक्चर को समझ पा रहे हैं, ये खाली जगह यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा। इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम सीलोम बोलते हैं। और इसी खाली जगह के अंदर क्या होगा, फ्लूइड भरा होगा बेटा, पानी के समान पदार्थ बड़ा होगा। उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, उसको हम सीलोम बोलेंगे। क्लियर हो गया ना। या आपको यहाँ पे सीटें दिखाई दे रहे हैं बेटा, इधर सीटें दिखाई दे रहे हैं। सेगमेंटेशन अभी क्लियर हो गया ना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कैसा होता है, थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा बेटा। व्हाट डू वी मीन बाय मेटामेरिक सेगमेंटेशन, क्लियर हो गया ये? जी सर। चलिए वेरी गुड। तो आगे वापस आते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स आर रिपीटेड विथ ईच सेगमेंट बेटा। मतलब बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स और इंटरनल पार्ट्स हर सेगमेंट में रिपीट किए जाते हैं बेटा। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज सीरियल होमोलॉजी बेटा। इसको हम सीरियल होमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेगमेंट in a metamerically segmented animal always takes place in the posterior part of body। नया सेगमेंट जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल के अंदर बनेगा, वो हमेशा कहाँ पे बनता है, वो पोस्टीरियर साइड में बनता है। लेकिन पोस्टीरियर साइड में कहाँ पे बनता है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ लास्ट सेगमेंट बेटा। जो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा, लास्ट सेगमेंट के जस्ट आगे बनता है, जस्ट उसके फ्रंट पे बनता है। दैट मीन्स सेकेंड लास्ट एंड लास्ट के बीच में ऐड किया जाएगा नया सेगमेंट बेटा। और लास्ट सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम पाइजीडीएम बोलते हैं बच्चा। ये तो क्लियर हो गया बच्चा, दिस इज डन। यस सर। चलिए अब इधर आते हैं बेटा, पहले इस पिक्चर को समझेंगे, फिर देखेंगे बेटा कि हमें पढ़ना क्या और एनसीईआरटी ने क्या लिखा है बच्चा। तो ये पिक्चर है बेटा बॉडी वॉल ऑफ एनालीड का। मतलब अगर आप एनालीड के बॉडी वॉल को समझना चाहते हैं, पहले तो ये समझो बच्चा, ठीक है ना। अगर मैं इसी पिक्चर को मॉडिफाई कर दूं, दिस इज गट वॉल बेटा। ये तो गट वॉल हो गया है ना, और ये बाहर क्या हो गया, ये बाहर बॉडी वॉल हो गया। मतलब दो सर्कल्स है, बाहर वाला सर्कल, अंदर वाला सर्कल। दिस इज गट वॉल, जहां से फूड वुड अंदर जाएगा बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर है। और ये क्या हो गया बेटा, ये बॉडी वॉल हो गया। तो हमें अभी किसको समझना है, बॉडी वॉल को समझना है कि इसका बॉडी वॉल कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं बेटा। माइक ऑफ करके रख दो, माइक ऑफ करके रख दो। चले अभी बॉडी वॉल समझ लीजिए। तो बॉडी वॉल जो होता है एनालीड्स का बच्चा, मैंने पहले ही बोला बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। तो सॉफ्ट बॉडी जो होती है बेटा, उसका सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है, सबसे अपर मोस्ट लेयर जो होता है बेटा, वो लेयर बनाया जाता है बाय स्पेशल स्ट्रक्चर या बाय स्पेशल प्रोटीन बेटा। और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। अगर मैं इसको कलर भी कर दूं साथ में, तो ये बॉडी का सबसे ऊपर वाला लेयर है, ब्लू में मैं जिसको कवर कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। दिस इज बॉडीज अपर मोस्ट लेयर। एक मिनट से, तो ये बॉडी का सबसे ऊपर वाला लेयर है बच्चा, ठीक है। और इस ऊपर वाली लेयर को बनाने का काम किसका होता है, एक प्रोटीन का होता है, ठीक है। और उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्यूटिन बोलते हैं बेटा। दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज क्यूटिन। और क्यूटिन प्रोटीन से जो कंप्लीट लेयर बनती है ना, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं बेटा। मतलब ये है कि एनालीड्स की बॉडी के ऊपर जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, वो वाटर इम्परमेबल लेयर होती है। मतलब उस लेयर से पानी अंदर बाहर नहीं जा सकता बेटा। और उस वाटर इम्परमेबल लेयर को कौन बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, जिसको हम क्यूटिन बोलते हैं बेटा। तो जब एक क्रूटीन प्रोटीन आप डिपॉजिट करोगे, तो एक लेयर बन गई ना क्यूटिन की बेटा। दिस होल लेयर ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड एज क्यूटिकल बेटा। इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये क्लियर हो गया ना।
ये समझ आया? जी सर। चले, तो पहले तो यही याद रखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला पॉइंट आप याद रखें, जैसे आप अर्थवर्म को हाथ में पकड़ोगे, इमेजिन कर लो बेटा कि आप एक एंटमैन है। एंटमैन एक मूवी आई थी ना जो छोटा हो जाता है बेटा, आप एक एंटमैन है बेटा, आप अर्थवर्म की बॉडी के अंदर जाना चाहते हैं। तो जैसे आप अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले बेटा आपको पहली दीवार को क्रॉस करना पड़ेगा, और ये दीवार बनी है बेटा प्रोटीन की, और प्रोटीन का नाम है क्यूटिन बेटा, और क्यूटिन के अलावा एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी पाया जाता है बच्चा। तो ये प्रोटीन की जो पूरी लेयर बनेगी, द होल लेयर ऑफ प्रोटीन बेटा इज कॉल्ड एज क्यूटिकल, इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्यूटिकल का काम क्या होता है बेटा? ये गैसवस एक्सचेंज में मदद करता है, गैसवस एक्सचेंज में मदद करता है। गैसवस एक्सचेंज का मतलब हुआ इधर से बेटा ऑक्सीजन अंदर आएगा और इधर से ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाएगा, बाहर जाएगा। अब वो कैसे जा सकता है? अगर ये प्रोटीन लेयर है बेटा, बिकॉज इसमें छोटी छोटी गैप्स पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर पिक्चर। तो ये गैप्स पाई जाती है बेटा इस लेयर के बीच में, और इन्हीं गैप्स के थ्रू O2 अंदर आएगा एंड CO2 क्या जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये गैसवस एक्सचेंज में मदद करती है बेटा। प्लस अच्छा, मेरे को पता है अर्थवर्म को अगर आपने कभी रियलिटी में देखा है ना, तो अर्थवर्म की बॉडी जो होती है ना बेटा, बाहर से मतलब आउटर साइड से, वो गीली होती है कि वो ड्राई होती है? गीली होती है सर। बॉडी ऑफ देखा है ना सभी ने? तो वो Yes, गीली क्यों होती है? उसके पीछे रीजन क्या है बेटा? उसके पीछे म्यूकस। रीजन, उसके पीछे वेरी गुड बच्चा, उसके पीछे रीजन ये है कि इस क्यूटिकल लेयर के ऊपर बेटा हमेशा किसकी लेयर रहती है? म्यूकस की लेयर रहती है बेटा। ठीक है, ये जेल लाइक लेयर रहती है जिसको म्यूकस बोलते हैं। और वो म्यूकस कहाँ से आता है? बिकॉज क्यूटिकल के जस्ट नीचे बेटा, ठीक है ना, एपिडर्मिस के अंदर, क्यूटिकल के जस्ट नीचे एपिडर्मिस के अंदर बेटा कुछ सेल्स पाई जाती है, जिन सेल्स को म्यूकस ग्लैंड सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस सिक्रीट करती है, और वो म्यूकस बेटा इन ओपनिंग से बाहर आ जाता है, और किसको कवर करता है बेटा? एनालिड्स की बॉडी को कवर करता है। समझ आया ना बच्चा? क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, सेकंड चीज, अब आप बोलेंगे सर ये क्यूटिन प्रोटीन कहाँ से आया, या ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ से आया, या ये क्यूटिकल लेयर को बनाने के लिए एक सेल्स कहाँ से आती है? तो याद रखेंगे बेटा यहाँ पे एल्ब्यूमिन ग्लैंड सेल्स होती है, और एल्ब्यूमिन ग्लैंड सेल्स क्या करती है बेटा? दे रिलीज क्यूटिन एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन बेटा। तो जब ये प्रोटीन रिलीज होते हैं, यही प्रोटीन बेटा आगे जाकर डिपॉजिट होकर किसको बनाते हैं? क्यूटिकल को बनाते हैं बच्चा। ये क्लियर हो गया? इतना समझ आया? बाकी ये आपको याद नहीं रखना सपोर्टिंग सेल का काम क्या है, बेसल सेल का काम, ये तो फालतू की चीजें। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखें कि म्यूकस सेल क्या है, एल्ब्यूमिन सेल क्या है। म्यूकस सेल का काम क्या है, एल्ब्यूमिन सेल का काम क्या है बेटा। एंड क्यूटिकल ड्राई नहीं होता है, क्यूटिकल वेट होता है बेटा। और वेट क्यूटिकल क्यों चाहिए हमें? बिकॉज अर्थवर्म जब सांस लेगी, एनालीड जब सांस लेगा ना, तो वो सांस बेटा कहाँ से लेगा? अपनी एपिडर्मिस से, अपनी बॉडी वॉल से ही लेगा। तो सांस लेने के लिए बेटा सबसे पहले हमें O2 को डिसॉल्व करना पड़ेगा, CO2 को बाहर भेजने से पहले डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो डिसॉल्व करने के लिए बेटा मेम्ब्रेन कैसा होना चाहिए? वेट होना चाहिए। और उसको वेट कौन रखता है बेटा? म्यूकस रखता है। आज के बाद एक चीज याद रख लेना, जो भी स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है बेटा, दुनिया के अंदर एनिमल्स में जो भी स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है ना, वो हमेशा वेट होना चाहिए बेटा। वेट इसलिए होना चाहिए बिकॉज सबसे पहले जो गैस बेटा डिफ्यूज होना चाहता है, उसको आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा बेटा। और डिसॉल्व वो तभी होगा जब रेस्पिरेटरी सरफेस कैसी होगी बेटा? रेस्पिरेटरी सरफेस वेट होगी, ना कि ड्राई होगी। बिकॉज यहाँ पे रेस्पिरेशन बेटा स्किन के थ्रू हो रहा है, इसको हम क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं बेटा। This respiration is called as cuticular respiration। और respiration because cuticle के थ्रू हो रहा है, तो हमें क्यूटिकल को क्या रखना पड़ेगा? वेट रखना पड़ेगा। और वेट उसे कौन रखता है? म्यूकस ग्लैंड रखता है बच्चों। ये तो क्लियर हो गया। तो बॉडी वॉल में आपने पहली चीज याद रखी, बॉडी वॉल में आउटर मॉइस्ट क्यूटिकल पाया जाता है, और वो आउटर मॉइस्ट क्यूटिकल बनता है एल्ब्यूमिन एंड क्यूटिन प्रोटीन का, जो मदद करता है बेटा किसमें? गैसेस एक्सचेंज में। सेकंड चीज आप याद रखेंगे बच्चे, यहाँ पे जो आपको ये लेयर दिखाई दे रहा है ना, ये वाली, ठीक है, ये पूरी लेयर जो दिखाई दे, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस बेटा। इस पूरी लेयर को अगर मैं हाईलाइट कर दूं, दिस होल लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो फटाफट मेरे को पता एपिडर्मिस कितनी लेयर्स का बना है? ध्यान से देख के बताओ बेटा, यहाँ पे सेल्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ना, कितनी लेयर्स का एपिडर्मिस है बेटा? शाबाश। कितनी सेल लेयर्स का एपिडर्मिस है? एक सेल लेयर का, दो सेल लेयर का, तीन सेल लेयर का? कितनी सेल लेयर का है? सर शाबाश। सेल तो सर कलर कितने सर का? डिफरेंट,
4 हो गया सर। अच्छा, अब इधर देख लो बेटा, बिकॉज आपने अभी टिश्यूज नहीं पढ़े हैं शायद, तो या 10th में 9th में आपने टिश्यूज पढ़े होंगे बेटा। एपिथेलियल टिश्यू की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू में हमेशा क्या पाया जाता है? नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाया जाता है बेटा। ये प्रॉपर्टी होती है एपिथेलियल टिश्यूज की। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा अगर सेल्स आपको देखने हो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ सेल्स बना रहा हूँ ऐसे, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स बनाई बच्चा, ठीक है ना? आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है एक लेयर ऑफ सेल ये है जो नीचे रह रहा है, और एक लेयर ऑफ सेल है बेटा जो एकदम ऊपर की तरफ आ रहा है बेटा, ठीक है? अब आपको लगेगा कि ये 2 लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है ना? बट आपको याद रखना है बेटा कि अगर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपको पहचानना पड़े कि लेयर ऑफ सेल्स 1 है, 2 है या 2 से ज्यादा है, आप बस इतना याद रख लीजिए, अगर सेल बेटा सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच करती है, ठीक है ना, तो वो हमेशा बेटा सिंगल लेयर ही होगा, वो कभी भी डबल लेयर नहीं हो सकता। बट अगर 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन है और 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, या एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जैसे यहाँ पे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अब मैं इसके ऊपर बेटा और एक सेल लेयर बना रहा हूँ, जैसे मैंने ये सेल लेयर इसके ऊपर बना लिया। अब मेरे को बता बेटा यहाँ पे कितनी सेल लेयर्स बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रही है बेटा डायरेक्टली, 1 या 2? एक सर। एक, तो इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम सिंगल लेयर्ड मानेंगे बेटा, तो ये सिंगल लेयर्ड है। अब यहाँ पे पिक्चर देखो और मेरे को पता कितनी लेयर का एपिडर्मिस है बेटा? एपिडर्मिस है सिंगल सर, एक लेयर। ध्यान से देखो, रेड सेल भी टच कर रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ग्रीन सेल भी टच कर रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, ये वाली सेल भी सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रही है, और ये वाली सेल भी सेम बेसमेंट मेम्ब्रेन को ही टच कर रही है। तो ऑल्दो आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स, बट रियलिटी में बेटा हम मानेंगे इसको एक सिंगल लेयर, बिकॉज बेसमेंट मेम्ब्रेन सबका कॉमन है बच्चा। तो बता एपिडर्मिस एनालिड्स का कितने लेयर का होता है? सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड? सिंगल लेयर। समझ आया ना बच्चा? अब नीचे आते हैं, जैसे आपने सबसे पहले आपने क्यूटिकल देखा, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस देखा, एपिडर्मिस के बाद अब इधर आ गए, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? मस्क्यूलर लेयर दिखाई दे रहे बेटा, ये मस्क्यूलर लेयर है। कौन कौन सी मसल है? सर्कुलर मसल है, लॉन्जिट्यूडनल मसल है, और फिर अगेन बेटा नीचे सर्कुलर मसल स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे से मसल लेयर्स पाए जाते हैं। मतलब वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर है जिसमें आपको सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलती है बच्चा। एक बड़ा लेयर, अगर इसको देखेंगे ना, एक बड़ा लेयर है बेटा किनका? मसल्स का। और ये मसल्स इतनी ज्यादा क्यों है? बिकॉज इन्हीं मसल्स की वजह से बेटा क्या होगा? लोकोमोशन होगा। तो लोकोमोशन में जो मदद करती है मसल्स बेटा, वो कौन होती है? सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल होती है। एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम के लिए याद रखना है बेटा, दैट इज, चाहे मसल सर्कुलर हो चाहे मसल लॉन्जिट्यूडनल हो बेटा, दोनों कैसी होते हैं? दोनों स्मूथ मसल्स होती है, बोथ आर स्मूथ। तो फटाफट बता बेटा, स्मूथ मसल किस मसल को बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा 9th या 10th। स्मूथ मसल सर, कार्टिलेज सर स्मूथ होता है। नहीं नहीं, आपने कार्टिलेज तो बेटा अलग स्ट्रक्चर, कार्टिलेज का मसल से क्या लेना देना है? आपने पढ़ा होगा ना बेटा, स्ट्राइटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू है। नहीं, शाबाश सर, ये तो कनेक्टिव टिश्यू है। मसल कनेक्टिव टिश्यू होता है। शाबाश बच्चा। सर एपिडर्मिस तो सर सॉफ्ट होता है। अरे नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन अलग है बेटा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मसल जो होता है ना, मसल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे सर्कुलर मसल हो गया, जैसे लॉन्जिट्यूडनल मसल हो गया, ये हो गया ऑन द बेस ऑफ शेप। देखिए इसके अलावा बेटा मसल्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल, या शॉर्ट में स्मूथ मसल, ठीक है, या स्केलेटल मसल। तो स्मूथ मसल किस मसल को बोलते हैं एंड स्केलेटल मसल किस मसल को बोलते हैं, वो मेरा क्वेश्चन। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ ये क्या है, ये कौन सा टिश्यू। शाबाश शाबाश, क्या जोर से? सर स्ट्रेटेड नॉन मसल, स्टेरॉइड स्ट्रेटेड एंड सर, ये नॉन स्टेरॉइड। सुनो बेटा सुनो, स्मूथ मसल बेटा नॉन स्ट्रेटेड मसल होती है सबसे पहले। वेरी गुड बेटा। नॉन स्ट्रेटेड का मसल हुआ मतलब हुआ बेटा ये इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब हुआ ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल
मेरा मन कर रहा है बेटा कि मैं अपने हाथ को बंद कर दूं, जैसे मैंने सोचा हाथ को बंद करना है, मेरा हाथ बंद हो गया बेटा। तो हाथ कब खोलना है, कब बंद करना है, टांग मेरी बेटा है जो कब मूव करानी है, कब मूव नहीं करानी है, मेरा हेड जो है बेटा मेरे को कब रोटेट करना है और कब रोटेट नहीं करना है, ये मैं कंट्रोल करता हूँ बेटा। तो ये सारी मसल्स जो हमारे हाथ का कॉन्ट्रैक्शन, हमारे लेग्स का कॉन्ट्रैक्शन, हमारे हेड का मूवमेंट कंट्रोल करती है ना, दे आर कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स बेटा। इनको हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। और वॉलंटरी मसल्स नॉर्मली कैसी होती है बेटा, नॉर्मली स्ट्राइटेड मसल्स होती है या स्केलेटल मसल्स होते हैं। तो स्केलेटल मसल क्या होता है बेटा, वॉलंटरी मसल होता है। लेकिन हम अपने हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब मैं हार्ट को ये नहीं बोल सकते थोड़ी देर रेस्ट ले लो फिर बाद में काम कर लो। मैं अपने इंटेस्टाइन को ये नहीं बोल सकता हूँ बेटा कि थोड़ी देर आप बैठ लो आराम कर लो, जब मैं खाना खाऊंगा फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दो। ऐसा तो हम नहीं कर सकते बेटा। या अपने स्टोमक को हम ऐसा नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, बिकॉज इन सारे ऑर्गन्स की मसल्स जो होती है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती बेटा। उनको हम इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। और इनवॉलंटरी मसल्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्मूथ मसल्स बोलते हैं बच्चों। तो फिर अगर हम इनको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, फिर इन्हें कौन कंट्रोल करता है, इन्हें डायरेक्टली हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है बेटा। समझ आया ना। तो यहाँ पे जितनी भी आप मसल्स देख रहे हो ना, ये सब की सब स्मूथ मसल्स है बेटा, दे आर ऑल स्मूथ मसल्स। सो दैट मीन्स बेटा इनका कंट्रोल किसके हाथ में है, इनका कंट्रोल बेटा अर्थवर्म के नर्वस हाथ में सिस्टम, है कि अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम के हाथ में है, नर्वस सिस्टम के सर, नर्वस नर्वस सिस्टम। सिस्टम के हाथ में बेटा। ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, ये हो गया बॉडी वॉल ऑफ एनालीड बच्चा। इजी लगा कि टफ लगा, जल्दी बताइए। इजी लगा सर। चलो देख लेते बेटा, पढ़ के भी देख लेते क्या है इसमें। तो बॉडी वॉल ऑफ एनालीडा, हाँ थिन। अच्छा ये मेरे को बताओ, क्लासेस के बाद बेटा एनसीईआरटी खोलते हो ना सब लोग, सच बताना, ऊपर अल्लाह देख रहा है, झूठ नहीं बोलना। यस सर। एनसीईआरटी खोल के बेटा आपको लग रहा है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं एनसीईआरटी में से? नो नहीं सर। सर, और एनसीईआरटी अंडर पढ़ने के बाद आफ्टर क्लास बेटा एनसीईआरटी पढ़ना इजी लग रहा है कि बकवास लग रहा है? इजी लग रहा है सर। चले वेरी गुड, दैट इज गुड बेटा। चले अब जो पढ़ ही नहीं रहा है बेटा, तो उसके लिए तो एक ही बात है, जो पढ़ रहे हैं उनको मैं पूछ रहा हूँ ये, ठीक है ना। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है। और फिर मेरे को ऑफ कोर्स क्लास में पता चल ही जाएगा किसने पढ़ा और किसने नहीं पढ़ा। चले बॉडी वॉल ऑफ एनालीड्स, थिन एंड मॉइस्ट क्यूटिकल होता है बेटा, पतला एंड गीला क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। एल्ब्यूनॉइड नेचर की होती है। एल्ब्यूनॉइड नेचर का मतलब है एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बनी होती है। एल्ब्यूमिन के अलावा क्यूटिन भी होता है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन की बनी होती है बेटा। और क्या करती है, ये गैसवस एक्सचेंज में मदद करती है बच्चा। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है। और एपिडर्मिस में बेटा अगर आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप याद रखेंगे बच्चा, एपिडर्मिस के अंदर म्यूकस सेल होती है, एल्ब्यूमिन सेल होती है, सपोर्टिंग सेल होती है एंड बेसल सेल होती है। बट सारी सेल्स बेटा किसके कांटेक्ट में होती है, सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होती है बेटा, ठीक है ना। वेल डेवलप्ड मस्कुलेचर होता है, मतलब मसल्स बेटा वेल डेवलप्ड होती है। बहुत सारी स्ट्रैंडेड मसल्स पाई जाती है, जो कॉमनली दो टाइप्स की होती है, या तो वो सर्कुलर होगी या तो वो लॉन्जिट्यूडनल होगी। और दोनों का काम क्या होता है, लोकोमोशन का होता है। तो एनालीड्स हैव सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स व्हिच हेल्प इन लोकोमोशन बेटा, ठीक है। ऑल मसल फाइबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम का। ऑल मसल फाइबर्स आर स्मूथ बेटा, मतलब इनमें जितनी भी मसल्स है सारी की सारी मसल्स बेटा स्मूथ नेचर की होती है। और स्मूथ अगर आपको याद रह जाए तो मैं ब्रैकेट में भी ऐड कर देता हूँ बेटा। स्मूथ का मतलब क्या होता है, इन शाबाश वॉलंटरी होता है बेटा। इनवॉलंटरी का मतलब क्या हुआ कि जो अर्थवर्म के कंट्रोल में नहीं होगी, बट अर्थवर्म के दिमाग के कंट्रोल में होगी या उसके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होगी बच्चा। समझ आया ना बेटा मेरा, क्लियर? जी सर। चले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि अर्थवर्म को जब चलना होता है, चलने के लिए बेटा अर्थवर्म दो स्ट्रक्चर का यूज करता है। तो बताओ फटाफट वो दो स्ट्रक्चर क्या है? सर सीटे एंड जो प्रोप एंड पैरापोडिया बेटा, पैरापोडिया। एंड पैरापोडिया। अब ये देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे लिखा है मेनी फॉर्म्स। मेनी फॉर्म्स मतलब मेनी एनालीड्स बेटा हैव सिंपल अनजॉइंटेड लोकोमोटरी अपेंडेज बेटा। अपेंडेज का मतलब होता है जो मेन बॉडी के बाहर पाया जाए। जैसे इधर देख लीजिए, ये अर्थवर्म की मेन बॉडी है बेटा, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ अर्थवर्म बेटा। अब मेन बॉडी से बाहर कोई भी चीज निकले ना, जो आउट ऑफ द मेन बॉडी पाया जाए, उसको हम अपेंडेज बोलते हैं बेटा। जैसे ये इंसान है, ये इंसान की मेन बॉडी है बेटा, ये इंसान की मेन बॉडी होगी,
है ना, ऐसे मेन बॉडी होगी। अब मेन बॉडी के बाद आपकी आर्म्स होती है बेटा, मेन बॉडी के बाद आपकी लेग्स होती है, मेन बॉडी के बाद आपके कान होते हैं, तो ये सब क्या होती है, अपेंडेज होते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेनी फॉर्म्स ऑफ सिंपल अनजॉइंटेड लोकोमोटरी अपेंडेज, जिनको हम क्या बोलते हैं, पैरापोडियम बोलते हैं बेटा। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है जो मैं अभी कहना भूल गया था, वो है ये वाला बेटा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ अलग से, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो याद रखेंगे पैरापोडिया क्या है, पैरापोडिया अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर्स है। अब यहाँ पे इन्होंने अनजॉइंटेड क्यों लिखा है, बिकॉज इस फाइलम के बाद बेटा हम और एक फाइलम पढ़ने वाले जिसको हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं बेटा। आर्थ्रोपोडा में भी बेटा लोकोमोटरी अपेंडेज होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके लोकोमोटरी अपेंडेज कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं बेटा, जॉइंटेड होते हैं। जॉइंटेड का मतलब जैसे हम अपनी एग्जांपल ले लेंगे, हमारी आर्म है बेटा, हमारे जो आर्म अपर आर्म है ना, ठीक है ना, 4 आर्म्स जो होती है हमारी, तो हमारी आर्म के 2 हिस्से हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा है और फिर ये हाथ वाला हिस्सा है बेटा। तो हमारी आर्म भी जॉइंटेड है, हमारी आर्म के 3 हिस्से हैं, ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हिस्सा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी आर्म जॉइंटेड आर्म है बेटा। लेकिन अगर आप पैरापोडिया को अभी देख पाए बेटा, तो ये हमारा एनिलीड था और ये डायरेक्टली हमारा पैरापोडिया था। तो पैरापोडिया में बीच में कोई जॉइंट नहीं था, कोई और स्ट्रक्चर एडेड नहीं था, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनजॉइंटेड बोलते हैं बेटा। तो याद रखेंगे आर्थ्रोपोडा का जो अपेंडेज होता है वो जॉइंटेड होता है, लेकिन एनिलीड का जो अपेंडेज है बेटा वो कैसा होता है, वो अनजॉइंटेड होता है। उस अपेंडेज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम पैरापोडिया बोलते हैं बेटा। ये तो क्लियर हो गया ना, ये समझ आया। जी सर। जी अब सर, नेक्स्ट लिखा है पैरापोडिया प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ बॉडी एज लेटरल अपेंडेज बेटा। ठीक है, तो ये देख लीजिए इधर पिक्चर में, वापस आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे नीरीज, ठीक है ना, ये नीरीज की बॉडी है बेटा। अगर मैं यहाँ से लाइन डाल दूं तो मान लीजिए ये नीरीज की एक्चुअल बॉडी है बेटा, है ना। अगर ये नीरीज की एक्चुअल बॉडी है तो ये इसका ऊपर बॉडी का साइड हो गया, अपर साइड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज सर डॉर्सल। सर डोर्सल बेटा। इसके डॉर्सल, नीचे भी और एक साइड होगा, दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रल, वेंट्रल, वेंट्रल। बॉडी का आगे पीछे वाला पॉइंट जो है बेटा, पोस्टीरियर साइड, इसको हम पोस्टीरियर पॉइंट बोलते हैं। आगे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंटीरियर, एंटीरियर। अब मेरे को बता बेटा, बॉडी के साइड को हम क्या बोले, ये बॉडी का साइड है ना, लेटरल, लेटरल सर, लेटरल। तो बताओ ध्यान से देख के मेरे को बता, पैरापोडिया कहाँ है, डॉर्सल, वेंट्रल लेटरल और सर, लेटरल साइड में, लेटरल लेटरल साइड साइड में। में। तो ये लेटरल अपेंडेज होती है बेटा, समझ आया ना बच्चा। क्लियर हुआ। सर तो क्या मेटा लिखा है, जेनेसिस, शाबाश। सर मेटा जेनेसिस और मेटामॉर्फोसिस मॉर्फोसिस में सर फर्क है क्या? देखो देखो, मेटाजेनेसिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। मेटाजेनेसिस आपको कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा, तो आपको स्प्लेनेटा में देखने को मिलता है। और मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, पॉलिप का किसमें कन्वर्ट होना बेटा, मेडुसा में कन्वर्ट होना थ्रू एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट होता है Yes, sir. मेटामॉर्फिज्म बेटा, मॉर्फिज्म नहीं, मॉर्फोसिस बेटा, मेटामॉर्फोसिस बेटा। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, टेडपोल लार्वा था बेटा, है ना, टेडपोल लार्वा का कन्वर्ट होना बेटा एक एडल्ट के अंदर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस बच्चा। ठीक है, अब मेरे को आप खुद ही बताओ, मेटामॉर्फोसिस एंड मेटाजेनेसिस सेम है कि डिफरेंट है बेटा। सर थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, क्यों, देखो क्यों बेटा, पॉलिप भी पानी में था, मेड्यूसा भी पानी में है बेटा। पॉलिप एसेक्सुअल था, मेड्यूसा सेक्सुअल था बेटा। ठीक है ना, लेकिन जब आप करेंगे बात किसकी, टेडपोल की, टेडपोल सेक्सुअल, एडल्ट सेक्सुअल, टेडपोल वाटर, एडल्ट टेरेस्ट्रियल बेटा, टेडपोल विथ टेल, एडल्ट विथ नो टेल बेटा, टेडपोल विथ नो लेग्स, एडल्ट विथ लेग्स बेटा। यहाँ पे तो कंप्लीटली डिफरेंट कहानी चल रही है बच्चा। ठीक है ना, तो दोनों अलग अलग फिनोमिना है, समझ आया, क्लियर हुआ। हाँ सर। चल नेक्स्ट, ये तो हो गया। एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नीरीज पोजेस पैरापोडिया फॉर स्विमिंग। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हमने अभी भी पढ़ा था बेटा कि पैरापोडिया किस में मदद करता है, लोकोमोशन में मदद करता है, वो तो लोकोमोशन सभी में। को याद रह गया। हाँ बट सर। इन केस ऑफ नीरीज बेटा, ठीक है ना, नीरीज में ये ऑल्दो स्विमिंग इज आल्सो टाइप ऑफ लोकोमोशन, बट यहाँ पे प्रॉपर्ली याद रखिए, यहाँ पे जो लोकोमोशन होता है वो चलना नहीं होता बेटा, वो मूवमेंट नहीं होता। ठीक है ना, वो वॉक करना नहीं होता, बट वो क्या होता है बेटा, वो स्विमिंग होता है। तो पैरापोडिया बेटा स्विमिंग में कहाँ पे यूज होते हैं, नीरीज में यूज होता है। और नीरीज क्या होता है बेटा, एक एक्वेटिक एनालिड होता है, पानी में रहने वाला एनालिड होता है बच्चों।
समझ आया ना? नो हाँ। मिनरलाइज्ड स्केलेटन, मिनरलाइज्ड स्केलेटन का मतलब स्पाइक्यूल नहीं होता, बोन नहीं होता, कार्टिलेज नहीं होता। स्पाइक्यूल में था कैल्शियम एंड सिलिका, तो मतलब मिनरल्स प्रेजेंट थे। बोन में कैल्शियम होता है मतलब मिनरल प्रेजेंट है। कार्टिलेज में कैल्शियम होता है मतलब मिनरल प्रेजेंट है। इसको मिनरलाइज्ड स्केलेटन बोलते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा मिनरलाइज्ड स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है बेटा। तो फिर क्या होता है? बॉडी सिलोमिक के फ्लूइड अंदर होता, सीलोमिक फ्लूइड होता है। तो दैट मींस वो क्या बनाएगा? हाइड्रो। हाइड्रोस्केलेटन बनाएगा। समझ आ रहा है ना? तो मतलब निमेटहेलमिन्थ्स के अंदर जो हाइड्रोस्केलेटन था वो किसकी वजह से था बेटा? सूडोसीलोमिक फ्लूइड की वजह से था। प्लेटिहेलमिन्थ्स के अंदर जो हाइड्रोस्केलेटन था वो किसकी वजह से था? पैरेन्काइमल फ्लूइड की वजह से था। एंड एनालिड्स के अंदर बेटा जो हाइड्रोस्केलेटन है वो किसकी सिलोमिक वजह से है फ्लूइड। बेटा? वो सीलोमिक फ्लूइड की वजह से। समझ आया ना बच्चा? दिस इज सर डन। ये हाइड्रो तो स्केलेटन कैसे हो जाता सर? हाइड्रो तो सॉलिड नहीं होता। हाइड्रो का मतलब होती है बेटा वाटर, ठीक है ना? तो स्केलेटन यहाँ पे किसकी वजह से बनता है? फ्लूइड की वजह से बनता है ना। तो फ्लूइड कैसा होता है बेटा? वाटर के समान होता है, वाटर के जैसा पदार्थ होता है। इसलिए बेटा स्केलेटन, अब इसको स्केलेटन क्यों बोला जाता है? बिकॉज बॉडी के शेप को मेंटेन करने में मदद करता है। जैसे हमारी बॉडी में शेप बनती है बोन की वजह से, इनकी बॉडी की शेप बनती है बेटा सीलोमिक फ्लूइड की वजह से, इसलिए हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रो रिप्रेजेंट करता है वाटर को बेटा, या फ्लूइड को आप याद रखिए शॉर्ट में। जी ठीक है, जी सर। जी सर। चलिए नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनालीड बेटा। तो पहले तो देख लेते हैं फिर बाद में पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देख लीजिए इस पिक्चर को बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो चीजें देखनी है। यहाँ दिख रहा है, शाबाश, क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे? माउथ। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एनस। तो बताओ कंप्लीट और इनकम्प्लीट बेटा? कंप्लीट। 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 ठीक है, अब दूसरी चीज देख लीजिए। माउथ है, माउथ के बाद बेटा ये इधर ईसोफेगस है। ईसोफेगस के बाद बेटा आपको ये दिखाई दे रहा है फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स के बाद बेटा ये, अच्छा सॉरी, ईसोफेगस यानी ये माउथ, ये बेटा ये माउथ है। माउथ के बाद ये दिखाई दे रहा है फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद ये दिखाई दे रहा है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद ये एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है क्रॉप। क्रॉप के बाद दिखाई दे रहा है गिजर्ड। और गिजर्ड के बाद दिखाई दे रहा है एक लंबा इंटेस्टाइन बेटा, ये लंबा इंटेस्टाइन दिखाई दे रहा है। अब हमको इनका फंक्शन यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बट इंशाल्लाह जब हम बेटा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर शुरू करेंगे वहां पे मैं अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में पढ़ना है। तो वहां पे मैं बोलूंगा आपको बेटा क्रॉप के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है, गिजर्ड के अंदर फूड को बेटा तोड़ा जाता है, जैसे हमारा स्टोमक तोड़ता है यहाँ पे गिजर्ड के अंदर तोड़ा जाता है। और फिर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो हम बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे मैं जो कहने वाला हूँ बेटा वो आप समझ लीजिए। मेरे को बताइए, जो आप यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देख रहे हैं ना, तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बेटा? सर वो तो स्ट्रेट है, तो फिर कार बॉडी कार पे हमा- बट स्ट्रेट डाइजेस्टिव। देखो बेटा, देखो बेटा, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऐसा होता है, ये इसोफेगस हो गया, फिर यहाँ पे स्टोमक हो गया, फिर यहाँ पे ड्यूडेनम हो गया, फिर इंटेस्टाइन बेटा बहुत सारे कर्व्ड होते हैं। हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमेशा कर्व्ड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, वन कर्व आफ्टर अनदर कर्व बेटा। बट यहाँ पे बॉडी कर्व्ड है, बिकॉज ऑफ बॉडी बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको कर्व्ड दिखाई दे रहा है। बट अगर ये बॉडी स्ट्रेट करेगा तो आप ध्यान से देख के बताइए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है, स्ट्रेट है कि कर्व्ड है स्ट्रेट बेटा? हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा सर। क्या अच्छा, हमारी बॉडी में बेटा क्या पूरी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है? हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर क्या कंप्लीट बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है? नो सर। नो सर। नहीं, हमारे हेड में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, हमारे लेग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, हमारे आर्म्स में डाइजेस्टिव, ओनली एब्डोमिनल एरिया एंड थोरेसिक एरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अर्थवर्म को देख के बताओ बेटा, क्या पूरी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है कि नहीं है? फुल बॉडी में सर, फुल बॉडी में है। फुल बॉडी में। तो मतलब आपको याद क्या रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनालीड जो होता है बेटा सबसे पहले कंप्लीट होता है, मतलब माउथ भी पाया जाता है, एनस भी पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट होता है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी बॉडी में पाया जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने के लिए दो मसल्स इंपॉर्टेंट होती है। बताओ वो कौन सी मसल हो सकती है? बिना देखे बताओ बेटा, वो कौन सी मसल हो सकती है? सर बस सॉफ्ट थोड़ी देर मसल। पहले सर्कुलर मसल एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल बेटा, ठीक है, देख लीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, बोथ माउथ एंड एनस प्रेजेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट होता है, एक्सटेंड्स थ्रू आउट द एंटायर बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा आपको बच्चा। गट हैज बोथ सर्कुलर एंड, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा सर्कुलर मसल भी देखने को मिलता है एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल भी देखने को मिलता है बच्चा। क्लियर हो गया ये? जी सर सर। ये क्लियर हुआ? सर क्रॉप एंड गिजार्ड सर, लाइक स्टोमक क्रॉप एंड गिजार्ड।
देखो बच्चा, माउथ के थ्रू ये फूड को खाएगा, ठीक है ना। अब फूड खाने के लिए बेटा इसको, इसके पास हाथ तो नहीं है ना कि हाथ से पकड़ के मुंह में फूड डालेगा। तो फूड को अंदर खींचने का काम, फूड को बेटा अंदर लाने का काम बेटा, जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है वो फेरिंग्स के थ्रू किया जाता है। खाए माउथ एक्चुअल में क्या है, माउथ ओपनिंग है बेटा, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ। यहाँ से फूड अंदर आएगा, लेकिन अंदर लाने के लिए बेटा आपको कुछ प्रेशर तो लगाना पड़ेगा ना, कि जिसकी वजह से आप फूड को अंदर खींचोगे। वो हाँ सर। प्रेशर कौन लगाता है, वो फेरिंग। फेरिंग्स लगाता है बेटा। अब जब फेरिंग्स में फूड आएगा, आपको तो आगे फूड भेजना पड़ेगा बेटा, आगे फूड डिलीवर करना पड़ेगा। डिलीवरी हाँ का सर। काम कौन करता है, ईसोफेगस करता है। अब जब ईसोफेगस फूड अंदर लेके आता है, तो यहाँ पे बेटा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है बेटा। जैसे हम अपने पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर फूड को स्टोर करते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक वो डाइजेस्ट होगा, तो यहाँ पे फूड को स्टोर किया जाएगा। अब यहाँ से जो स्टोर्ड फूड है ना, वो थोड़ा थोड़ा आगे भेजा जाता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने 3 फूड पार्टिकल आगे भेजे, और ये इस पाउच में पहुंच जाते हैं जिसे हम गिजर्ड बोलते हैं। और गिजर्ड क्या करता है, फूड को तोड़ता है बेटा, इसका डाइजेशन करता है। जैसे हमारा स्टोम, आपने फॉर एग्जाम्पल बेटा एक मीट का पीस खा लिया, या आपने रोटी का टुकड़ा खा लिया, वो आपके पेट में पहुंचेगा, तो पेट क्या करेगा, उसे स्टोमक क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देगा। यहाँ पे तोड़ने का काम किसका होता है, गिजर्ड का होता है बच्चा, ठीक है। लाइक एंजाइम सर। ऑफ कोर्स बेटा, गिजर्ड में मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, एंजाइमेटिक डाइजेशन भी होता है। ज्यादातर बेटा मैकेनिकल डाइजेशन होता है। जैसे हमारा स्टोमक बेटा मैकेनिकली बाय फोर्स फूड को डाइजेस्ट करता है ना, तो यहाँ पे वो मैकेनिकल डाइजेशन कौन करता है, गिजर्ड। लेकिन केमिकल डाइजेशन, एंजाइमेटिक डाइजेशन बाद में कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है। ऐसे इमेजिन कर लीजिए ना, मान लीजिए इसने बेटा ये ब्रेड का पीस खा लिया अर्थवॉर्म ने, तो ये ब्रेड का पीस बेटा स्टोर किया जाएगा क्रॉप में। क्रॉप के अंदर बेटा इसके छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और टुकड़ों को कहाँ पे भेजेंगे बेटा, गिजर्ड में भेजेंगे। तो ये ब्रेड मान लो फॉर एग्जाम्पल स्टार्च का बना था, तो गिजर्ड जी। क्या करेगा बेटा, इस ब्रेड के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। ऑल्दो ये स्टार्च नहीं है बेटा, ये छोटे ब्रेड के ही टुकड़े हैं, बट इनको जी। हमने स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया, विदाउट एनी एंजाइम बेटा, बिना किसी एंजाइम के मदद के, मैकेनिकल फोर्स की वजह से बेटा, ठीक है ना, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। तो जब यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन होगा, बड़े फूड पार्टिकल छोटे फूड पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। अब इन फूड पार्टिकल्स को कहाँ भेजेंगे, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन एंजाइम की मदद से इनको डाइजेस्ट करेगा, जिसको हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। तो मतलब अर्थवर्म के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होगा गिजर्ड में, एंड केमिकल डाइजेशन कहाँ पे होगा बेटा, इंटेस्टाइन में होगा। समझ आया? जी सर जी। चलिए, अच्छा मेरे को बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि अर्थवर्म के अंदर बेटा रेस्पिरेशन कैसे होता है। बॉडी सर्विस से, बॉडी सर्विस में हो जाता है सर, क्यूटिकल ये एपिडेमिक से। तो मतलब हम बोल सकते हैं बेटा क्यूटिकल के थ्रू होता है, जी सर। या यहाँ पे मैं स्किन भी लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है ना। तो अगर रेस्पिरेशन बेटा स्किन के थ्रू हो जाए या क्यूटिकल के थ्रू हो जाए बेटा, दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सर इसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर रेस्पिरेशन बेटा गिल्स के थ्रू हो जाए, ठीक है, कुछ एनालिड्स के अंदर बेटा गिल्स भी पाई जाती है, तो रेस्पिरेशन गिल के थ्रू होता है बेटा, ठीक है। ऑल्दो सारे में नहीं पाए जाते, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे आपको गिल्स देखने को मिलती है बेटा, जिनके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। तो गिल एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन माना जाता है बेटा, तो उनके थ्रू रेस्पिरेशन होती है। तो अगर रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो जाए, दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बेटा, इसको हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। सर वो नेरिस में हो जाता है क्या? वेरी गुड बच्चा, वो नेरीज में होता है। अगर रेस्पिरेशन बेटा लंग्स के थ्रू हो जाए, ऑल्दो यहाँ पे लंग वंग देखने को नहीं मिलता है, किसी में भी नहीं, बट आगे के लिए याद रख लें, आगे काम आएगा। अगर लंग के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाए, दिस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन बेटा, इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज के बाद याद रख लेना, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, और रेस्पिरेशन थ्रू क्यूटिकल बेटा। तो बताइए अर्थवर्म के अंदर इनमें से कौन सा रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता? लंग्स। पल्मोनरी नहीं पाया जाता, बाकी नॉर्मली तो क्यूटेनियस होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में बेटा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी देखने को मिलेगा आपको बच्चा। देख लीजिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एनालिड थ्रू स्किन बेटा, स्किन के थ्रू या क्यूटिकल के थ्रू रेस्पिरेशन होती है,
जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, या कुछ के पास गिल्स भी पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं बच्चा। समझ आया? जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अब इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से याद रखिए। अभी तक हमने देखा बेटा कि जब हम फाइलम में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो कैरेक्टर एडवांस हो रहे हैं कि कैरेक्टर बेटा रिग्रेस हो रहे हैं? एडवांस हो रहा है सर। एडवांस हो रहे हैं। बट आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी कि एनालीड के अंदर बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, मतलब बेटर सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर एनालीड के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है बेटा, आपके हिसाब से आर्थ्रोपोडा में क्या होना चाहिए? क्लोज्ड लेकिन होना चाहिए। हम आगे देखेंगे बेटा, आर्थ्रोपोडा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, ओपन हो जाता है। That's the तो ये classic. याद रख लेना। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ बच्चे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी मैं इसको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में अच्छे से समझा चुका हूँ बेटा। यस सर। तो क्लोज टाइप होता है। सम एनलार्ज्ड ब्लड वेसल्स एक्ट लाइक हार्ट बेटा, इनमें हार्ट नहीं होता, ये याद रख लेना। देयर इज नो हार्ट प्रेजेंट इन द एनालीड्स बेटा, बट फिर इनको हार्ट क्यों बोला जाता है ये समझ लीजिए। इनमें बेटा दो मेजर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। मान लीजिए ये एक ब्लड वेसल है बॉडी के ऊपर वाले साइड में, ये दूसरी ब्लड वेसल है बेटा बॉडी के नीचे वाले साइड में। तो अगर ब्लड वेसल ऊपर के साइड में है तो बता इसको क्या बोलेंगे? शाबाश। अगर ब्लड वेसल ऊपर के साइड में तो क्या बोलेंगे बेटा? डोर्सल। डॉर्सल ब्लड वेसल बोलेंगे। अगर ब्लड वेसल नीचे के साइड में तो क्या बोलेंगे? वेंट्रल ब्लड वेसल। वेंट्रल ब्लड वेसल। वेरी गुड बच्चा। अब होता है ब्लड वेसल। वेरी गुड बच्चा। अब होता क्या है बेटा एनालिटिक्स के अंदर, जहां पे ईसोफेगस होता है ना, ईसोफेगस की जगह पे बेटा क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स खुद को मॉडिफाई करती है, और मॉडिफाई बेटा इस प्रकार से करती है कि दैट दे फॉर्म सम कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स बेटा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा इसको बेटर बना देता हूँ मैं, एक मिनट, ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ये ब्लड वेसल मॉडिफाई हुआ ऐसे, और इसने बेटा एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर बनाया। कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर का मतलब ये जो बीच में ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बनाना, ये कभी बेटा साइज में बढ़ सकता है, जैसे मान लो ये साइज में ऐसे बढ़ गया ऐसे, या कभी ये साइज में छोटा हो सकता है, मतलब इट कैन कॉन्ट्रैक्ट और इट कैन रिलैक्स। सो दीज ब्लड वेसल्स बेटा जो मॉडिफाई होके बेटा हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, बट ये हार्ट नहीं है, ये हार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हीं को हम क्या मानते हैं? इन्हीं को हम एनालिड में हार्ट मानते हैं बेटा, बट ये रिलेटिव में हार्ट नहीं होते हैं, ये मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए बच्चा, मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूँ, तो ये ऊपर से एक ब्लड वेसल, चलो ब्लू का यूज कर रहा हूँ बेटा ताकि आपको दिख जाए। तो ये ऊपर से एक ब्लड वेसल जा रही है, पूरी बॉडी में है बेटा ये ब्लड वेसल, ध्यान से देख लीजिए। तो होल बॉडी में ये ब्लड वेसल देखने को मिलेगी आपको। तो कौन सी ब्लड वेसल हो गया ऊपर साइड में, तो क्या कहेंगे इसको? डॉर्सल ब्लड वेसल है ना। ब्लड वेसल। ये नीचे साइड में और एक ब्लड वेसल दिखाई दे रहे, पूरी बॉडी में जा रहे हैं बेटा, तो क्या बोलेंगे इसको? Ventral blood vessel. वेंट्रल। अब इधर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये ब्लड वेसल खुद को क्या कर रहा है बेटा? मॉडिफाई कर रहा है, और ये स्ट्रक्चर बना रहा है। ये देख लीजिए 1 2 3 4 और 5 बेटा। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को, ऑल्दो दे आर नॉट हार्ट्स, बट बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स कर सकते हैं, इन्हीं को हम क्या मानते हैं? हार्ट मानते हैं बेटा। हार्ट लाइक। समझ आया ना? सर। वेरी गुड बच्चा। तो याद रखना हार्ट नहीं होता है, बट हार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ बड़ी ब्लड वेसल्स, एनलार्ज्ड का मतलब होता है बड़ी ब्लड वेसल्स हार्ट के समान स्ट्रक्चर्स बनाती है, बट वो रियलिटी में हार्ट नहीं होते हैं बेटा। सम एनलार्ज्ड ब्लड वेसल्स एक्ट लाइक हार्ट्स बेटा, वो हार्ट के समान काम करती है, बट वो हार्ट नहीं होते हैं बेटा। ब्लड इनका रेड कलर का होता है, तो बताओ बेटा अगर ब्लड रेड कलर का है तो कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन अच्छा, यहाँ पे लिखा ही है बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा RBC. हुआ है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन, नहीं नहीं नहीं, सुन लो ध्यान से, यहाँ पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बट ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे, इन ब्लड हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा बेटा। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा है? आपने अभी तक पढ़ा है बेटा नॉर्मली हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है? आरबीसी के अंदर होता है। जैसे आप में से अभी किसने बोला था आरबीसी के अंदर होता है, ऑफ कोर्स ये सच है बेटा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। बट जो हमारे एनालिड्स है बेटा, एनालिड्स के अंदर जो ब्लड पाया जाता है ना, उस ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होती है बेटा। देयर इज नो आरबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ एनालिड्स बेटा। तो फिर आरबीसी के बदले क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होती है बेटा, जिनको हम व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और एमोबाइड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं बेटा।
इनको हम एमोबॉइड कॉर्पस्कल। हमारे ब्लड के अंदर 3 प्रकार की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट बेटा, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। एनालीड्स के अंदर डब्ल्यूबीसी भी होता है, एनालीड्स के अंदर प्लेटलेट्स भी होती है, बट आरबीसी नहीं होती है बेटा। तो अगर आरबीसी नहीं है तो फिर हम हीमोग्लोबिन को कहाँ पे रखेंगे? उसको हम डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर डाल देते हैं बेटा। आपको पता है ना ब्लड 2 पार्ट्स का होता है, ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स बेटा, वन इज प्लाज्मा एंड अनदर इज ब्लड कॉर्पस्कल्स बेटा, पता है ना, अनदर इज ब्लड कॉर्पस्कल। अब ब्लड कॉर्पस्कल 3 टाइप का होता है बेटा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट। इनमें प्लेटलेट भी है, इनमें डब्ल्यूबीसी भी है बेटा, बट आरबीसी नहीं है। अगर आरबीसी नहीं है बेटा तो हीमोग्लोबिन तो हम बेटा डब्ल्यूबीसी को नहीं दे सकते हैं, हीमोग्लोबिन हम प्लेटलेट को भी नहीं दे सकते हैं। तो फिर हीमोग्लोबिन को कहाँ पे डायरेक्टली हमने डाल दिया? प्लाज्मा के अंदर डाल दिया बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया? जी सर। तो यही यहाँ पे लिखा है बेटा। यस सर। तो ब्लड रेड कलर का है, ब्लड रेड कलर, ब्लड का मतलब क्या होता है? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस ब्लड कॉर्पस्कल्स बेटा, है ना। ब्लड कॉर्पस्कल भी है इसमें, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, खाली आरबीसी नहीं है। तो फिर हमने डायरेक्टली हीमोग्लोबिन को प्लाज्मा के अंदर डाल दिया। तो बिकॉज हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ओवरऑल कलर ब्लड का कैसा आ जाएगा बेटा? रेड ही आ जाएगा। समझ आया ना बच्चा? क्लियर हो गया ना? तो ब्लड इज रेड इन ब्लड, हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ब्लड बेटा ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर नहीं है, वो प्लाज्मा के अंदर है बेटा। क्यों ऐसा है? बिकॉज ब्लड हैव ओनली एमोबॉइड कॉर्पस्कल्स, ब्लड के अंदर खाली एमोबॉइड कॉर्पस्कल होता है। एमोबॉइड कॉर्पस्कल मतलब डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट होता है, वहां पे कोई आरबीसी नहीं होता है बेटा। देयर इज नो आरबीसी प्रेजेंट इन ब्लड बेटा। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे क्लोरोक्रोनिन देखने को मिलता है कहीं कहीं पे, एंड हीम इरिथ्रिन, ये भी पिगमेंट्स होते हैं बेटा। जैसे हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ना, तो हमारी बॉडी में तो हीमोग्लोबिन ही होता है, बट कुछ एनिमल्स के अंदर बेटा हीमोग्लोबिन के बदले क्लोरोक्रोनिन भी हो सकता है, हीम इरिथ्रिन भी हो सकता है। तो ये अलग तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। अब ये पिगमेंट्स कैसे हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनका कलर क्या है, ये किन एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना एनिमल फिजियोलॉजी में, तो वहां पे इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे बस याद रख लीजिए, आज आपने 3 पिगमेंट को याद कर दिया बेटा जो ब्लड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हीमोग्लोबिन आपको ऑलरेडी याद था, बट आज आप 2 और याद रखेंगे, क्लोरोक्रोनिन एंड हीमोइरिथ्रिन। स्ट्रक्चर इनका क्या है वो मैं इधर डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज फिर टाइम जाएगा। यहाँ पे हम बस नाम याद रखेंगे, डिस्कशन हम इंशाल्लाह रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे बच्चे। सो दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? चले वेरी गुड, चले वेरी गुड बच्चा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है बच्चा। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको अगर देखना है तो अगर मैं इसको एक को थोड़ा बाहर बना दूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा इधर बना देता हूँ अलग से। तो ये ऐसे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ऐसे, ठीक है ना। फिर फनल लाइक स्ट्रक्चर के बाद बेटा ऐसा ट्यूब देखने को मिलता है, और फिर ये ट्यूब बेटा ऐसे कर्व्ड होता है। फिर ये ट्यूब ऐसे कर्व्ड होता है और फाइनली ये ट्यूब बॉडी से बाहर आता है और इधर खुल जाएगा बेटा इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें याद क्या रखना है आपको? याद ये रखना है बच्चा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेटामर बना रहा हूँ, ठीक है, ये मेटामर है बेटा, दिस इज मेटामर 1 ऐसे। ऑफ कोर्स बेटा इसके बाद होगा इधर मेटामर 2, तो थोड़ा मैं इसको छोटा बना देता हूँ, ये मेटामर 2। तो ये जो मैंने अंदर ये ब्लैक कलर में स्ट्रक्चर बनाया ना बच्चा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नेफ्रीडिया। इसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया बेटा, या मोर प्रॉपरली इसको मेटा नेफ्रीडिया बोलते हैं, इसको मेटा नेफ्रीडिया बोलते हैं। तो सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो एनालिड्स के अंदर पाया जाता है बेटा, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज मेटानेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया बेटा। ये तो याद रह गया सभी को, द ऑर्गन इज कॉल्ड एज नेफ्रीडिया और मेटानेफ्रीडिया बेटा, ठीक है ना। अब नेफ्रीडिया एंड मेटानेफ्रीडिया काम कैसे करता है ये आपको बस समझना है बच्चों, ये ऐसे बाहर खुलेगा, ठीक है। देखो ये तो बेटा इधर एक मेटामर हो गया है ना, तो मेरे को पता मेटामर के अंदर जो खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, दिस खाली जगह इज कॉल्ड एज, जल्दी जल्दी, सिलोम। वेरी, अब इस सिलोम के अंदर क्या होगा? सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड होगा। अब ध्यान से सुन ली, वेरी गुड बच्चा। अब इधर देखिए,
तो मान लीजिए ये और एक मेटामर में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं इसको नाम दे दूं बेटा फॉर एग्जाम्पल नेफ्रीडिया 1, तो मेरे और ये मेटामर 1 है, ये मेटामर 2 है और ये मेटामर 3 है। तो मेरे को बताओ बच्चा, अच्छा और एक चीज, नेफ्रीडिया 1 का ये जो ओपनिंग है ना यहाँ पे, दिस ओपनिंग बेटा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड एज नेफ्रोस्टोम बेटा, दिस इज कॉल्ड एज नेफ्रोस्टोम। और ये जो दूसरी ओपनिंग है इसकी बेटा, दिस इज कॉल्ड एज नेफ्रीडियोपोर बेटा, दिस इज कॉल्ड एज नेफ्रीडियोपोर। याद आपको रखना है कि ये जो नेफ्रीडिया होता है ना, ये वेस्ट को कलेक्ट करता है, अमोनिया को कलेक्ट करता है, यूरिया को कलेक्ट करता है बेटा, कहाँ से, नेफ्रोस्टोम से बेटा। और जब ये यूरिया को कलेक्ट करेगा, अमोनिया को कलेक्ट करेगा, फिर उसको बॉडी से बाहर फेंकेगा, कहाँ से, नेफ्रीडियोपोर से बेटा। तो कलेक्शन ऑफ वेस्ट इज डन थ्रू नेफ्रोस्टोम एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट इज डन थ्रू नेफ्रीडियोपोर बेटा। इतना तो क्लियर हो गया सभी को, दिस मच इज क्लियर। अब मेरे को ध्यान से देख के बताओ, नेफ्रीडिया 1 जो है बेटा, वो कलेक्शन ऑफ वेस्ट किस मेटामर से कर रहा है, 1 से, 2 से कि 3 से बेटा? सर 1 से। वो लेकिन निकाल कहाँ से रहा है सर 2 में निकल रहा है सर। 2 में निकला है। दैट मीन्स बच्चा कि अगर नेफ्रीडिया 1 कलेक्शन ऑफ वेस्ट बेटा 1 से कर रहा है और निकाल 2 से रहा है, सो दैट मीन्स बेटा 2 का जो वेस्ट होगा, बिकॉज ये मेटामर है ना बेटा, अंदर से भी सेगमेंटेड है, अंदर से भी अलग है बेटा, अलग से, ठीक है ना। तो नेफ्रीडिया मेटामर 2 जो होगा बेटा, मेटामर 2 का वेस्ट कौन कलेक्ट करेगा, नेफ्रीडिया 2 कलेक्ट करेगा तो या करेगा नेफ्रीडिया 0 कलेक्ट? अगर मान लीजिए यहाँ पे नेफ्रीडिया 0 है, ये नेफ्रीडिया 1 था, ये नेफ्रीडिया 2 था बेटा, तो मेटामर 2 का वेस्ट कलेक्शन कौन करेगा सर 2 सर। और वो निकालेगा कहाँ से उसे, 3 करेगा। ई नहीं निकालेगा बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो मतलब आप यहाँ पे अगर ये कहानी आपसे क्लियर हो गई बेटा, तो अगर मैं इसको हटा दूं इधर से, अगर आप एक्चुअल पिक्चर इसकी देखेंगे ना, तो एक्चुअल पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हर सेगमेंट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेफ्रीडिया दिखाई दे रहा है। ये नेफ्रीडिया इधर है, ये नेफ्रीडिया इधर है, और इसका भी बेटा इधर अपना नेफ्रीडिया होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा कि ये नेफ्रीडिया अपना कलेक्शन नहीं करता है, ये अपने आगे मतलब जो इससे आगे सेगमेंट है बेटा, ठीक है, इसके फ्रंट में जो सेगमेंट है उससे कलेक्शन करेगा और फिर निकालेगा बेटा इस पोर से बाहर इसको। फिर इसका कलेक्शन कौन करेगा, ध्यान से देख लो बेटा, इसका कलेक्शन ये वाला नेफ्रीडिया कर रहा है, फिर निकाल रहा है यहाँ से। इसका कलेक्शन कौन करेगा, इसका कलेक्शन ये करेगा बेटा। सो दीज कॉइलेड स्ट्रक्चर्स बेटा, दे आर कॉल्ड एज मेटानेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया बच्चा। समझ आया ना? जी सर। चल, तो रटना नहीं है बेटा, मैं इसलिए पिक्चर ऐड करता हूँ ताकि आपके दिमाग में पिक्चर आ जाए कि अब एनसीईआरटी ने डायरेक्टली लिख दिया मेटानेफ्रीडिया। अब बच्चों को कुछ को पता ही नहीं होता बेटा प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, मेटानेफ्रीडिया क्या है, और दोनों में स्ट्रक्चर का डिफरेंस क्या है, कोई मतलब कोई आइडिया ही नहीं है। बट पिक्चर जब आप देखते हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ क्या है और कैसे है बेटा। तो कॉइल एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉइलेड ट्यूब्यूल्स। तो कॉइलेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन कॉइलेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को मेटानेफ्रीडिया या नेफ्रीडिया बोलते हैं बेटा। किस में मदद करते हैं, एक्सक्रीशन में एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। तो फॉर एक्सक्रीशन का मतलब होता है अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकाल देना, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन बेटा। अब बताओ ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, बता चुका हूं मैं आपको, बैलेंस करना। वेरी गुड है, बॉडी के अंदर फ्लूइड्स का या सॉल्ट का बैलेंस करना बच्चा, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन बच्चा। दिस इज डन, समझ आया, क्लियर? जी सर। यस। अब आते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। तो नर्वस सिस्टम को भी थोड़ा समझना पड़ेगा हमें पहले। अब नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आप याद रखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, इसमें नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब नर्व कॉर्ड का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए पहले आप बच्चा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे अर्थवर्म को बना रहा हूँ, तो ये मान लीजिए अर्थवर्म की बॉडी है बच्चा, है ना। ऑलरेडी आपको पता है बेटा ये बॉडी का लैटरल साइड हो गया, ये बॉडी का इंटीरियर साइड हो गया, ये बॉडी का पोस्टीरियर साइड हो गया। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये डॉर्सल साइड हो गया, और ऑटोमेटिकली बेटा इसके नीचे क्या होगा, वेंट्रल साइड होगा, ठीक है ना। अब इमेजिन करो ये जो मैं अभी आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ना, जस्ट इमेजिन बेटा कि मैंने अर्थवर्म को उल्टा लेटाया है। अगर मैं अर्थवर्म को उल्टा लेटाया हूँ तो बताओ बेटा मेरे को जो अभी एंड फेस कर रहा है वो कौन सा होगा, डॉर्सल होगा कि वेंट्रल होगा? सर डॉर्सल सर। नहीं समझ आया? वेंट्रल सर।
मैंने आपको बोला अर्थवर्म, इधर देख लीजिए बेटा, ये अर्थवर्म है ना आपके सामने। चलो एक काम करता हूँ, रुक जाइए, ये अर्थवर्म है बेटा, दिखाई दे रहा है ना अर्थवर्म सबको। अब इस अर्थवर्म को देख के मेरे को बता, आपको अभी कौन सा साइड दिखाई दे रहा है, डोर्सल के वेंट्रल? शाबाश, सर डॉर्सल। ये ऊपर वाला एंड है ना बेटा अर्थवर्म का, तो ये कौन सा हो गया, ये डोर्सल हो गया। जो इस पत्ते के कांटेक्ट में, लीफ के कांटेक्ट में जो साइड है वो नीचे है बेटा, वो कौन सा हो गया, वो वेंट्रल हो गया। अब इमेजिन करो मैं इस अर्थवर्म को उल्टा लेटाऊंगा, तो फिर मेरे को जो एंड दिखाई देगा वो कौन सा होगा, डोर्सल होगा कि वेंट्रल होगा? वेंट्रल सर। क्लियर है ना, इतना इतना तो सभी को समझ आ रहा है ना? जी सर। ठीक है, आप इधर देख लो, मैं वापस इधर पिक्चर पे आ रहा हूँ। तो इमेजिन कर लीजिए बेटा, मैंने अर्थवर्म बनाया और मैंने इसको उल्टा लेटाया हुआ है। तो उल्टा लेटाने का मतलब अभी को मेरे को जो एंड दिखाई दे रहा है वो कौन सा एंड है बेटा, वो वेंट्रल एंड है ना, समझना। अब नर्वस सिस्टम जो अर्थवर्म्स का होता है, आपको क्या देखने को मिलता है बच्चा, कि अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम के अंदर जो हेड वाला पार्ट है, मतलब आगे वाला पार्ट है बेटा, तो वहां पे आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये नर्वस सिस्टम में बना रहा हूँ इधर बेटा, तो यहाँ पे आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्या है ये रिंग, वो थोड़ी बाद में देखेंगे बेटा। और इस रिंग के नीचे बेटा आपको दो नर्व कॉर्ड्स दिखाई देते हैं। ये एक नर्व कॉर्ड दिखाई दे रहा है इधर, जो पूरी बॉडी में ऐसे रन करेगा। ये दूसरा नर्व कॉर्ड दिखाई दे रहा है इधर, जो पूरी बॉडी में रन करेगा। तो सबसे पहले मेरे को बता, कितने नर्व कॉर्ड्स दिखाई दे रहे सर दो सर। हैं, डोर्सल साइड में कि वेंट्रल साइड में? सर वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में। अब मेरे को बता बेटा, ये नर्व कॉर्ड जो आप देख रहे हैं ना, ये लैटरल साइड में है कि बॉडी के सेंटर में है? शाबाश, लैटरल साइड में कि बॉडी के सेंटर में, जल्दी जल्दी बताइए। सर लेटरल। शाबाश, बॉडी के सेंटर में, लेकिन किस साइड में, डोर्सल साइड में कि वेंट्रल साइड में? वेंट्रल साइड। इसको हम नाम देते हैं बेटा मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड बेटा। मतलब ये कहने का है कि एनालिड्स जो होते हैं बेटा, एनालिड्स की बॉडी के अंदर आपको दो, मतलब डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स देखने को मिलेंगे बेटा। बॉडी के अंदर दो नर्व कॉर्ड्स होते हैं जो बॉडी के सेंटर में पाए जाते हैं और वेंट्रल साइड में पाए जाते हैं। वेंट्रल साइड का मतलब एक्चुअल में जो नीचे वाला साइड होता है, लोअर साइड होता है बेटा। और इन दो नर्व कॉर्ड्स में बेटा एंटीरियर साइड में, मतलब बॉडी के आगे बेटा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंड दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सर्कम एंटीरिक नर्व रिंग बेटा। इसको हम बोलते हैं सर्कम एंटीरिक नर्व रिंग, इसको बोला जाता है। समझ आया ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। अब ये जो दो नर्व कॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, इन नर्व कॉर्ड्स में बीच बीच में आपको ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स देखने को मिलेगा ऐसे बेटा। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बेटा जो लीनियर फॉर्म में ना हो, जो हैफेजर्ड फॉर्म में हो बेटा, ऐसे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? शिवाश, क्या बोलते हैं इसको हम? कॉम्यूटर्स। नहीं बच्चा, वो तो ट्रांसवर्स फिशर हो गया। इनको हम गैंग्लिया बोलते हैं बच्चा, दे आर कॉल्ड एज गैंग्लिया। ठीक है, तो देख लीजिए क्या लिखा है यहाँ पे। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सर्कम एंटेरिक नर्व रिंग। तो नर्वस सिस्टम में बेटा सर्कम एंटेरिक नर्व रिंग पाई जाती है जो दो पियर्ड गैंग्लिया से बनती है बेटा। सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है जिसके ऊपर गैंग्लियाज होते हैं। गैंग्लिया का मतलब क्या होता है बेटा? एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स होता है। जब न्यूरॉन्स बेटा आपस में जुड़ जाए, एग्रीगेट हो जाए, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन बन जाए, दैट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज गैंग्लियन बेटा। वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एज कंपेयर टू प्रीवियस फाइलम। जो पुराने फाइलम थे बेटा उनसे ज्यादा बेटर नर्वस सिस्टम किस में होता है? एनालिड्स में होता है। एनालिड्स में कुछ सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जैसे टेंटिकल्स पाई जाती है, पेल्प्स पाई जाती है, एंड आईज पाई जाती है। तो ये पिक्चर थोड़ा ध्यान से देख लेना बेटा इधर। तो ये बॉडी का डोर्सल साइड है, ये बॉडी का वेंट्रल साइड है। और ये जो आपको पर्पल कलर में अंदर से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है अभी, तो ये पर्पल कलर स्ट्रक्चर जो इधर से जा रहा है बेटा, ये इधर से जा रहा है ऐसे, तो ये पर्पल कलर स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ये नर्व कॉर्ड है। दिस इज नर्व कॉर्ड बच्चा। किस साइड में पाया जा रहा है? वेंट्रल साइड में पाया जा रहा है। और ये आपको पिक्चर में अभी ये एक दिखाई दे रहा है, बट रियलिटी में ये दो होंगे बेटा। और हर जगह पे देखो इस नर्व कॉर्ड में ये एलिवेशंस बन रही है, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया,
और इन एलिवेशन को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज गैंग्लिया बेटा। तो नर्वकॉर्ड गैंग्लिया से बनता है या गैंग्लियोनेटेड नर्वकॉर्ड्स होते हैं। अब एक नर्वकॉर्ड इधर से आएगा, एक नर्वकॉर्ड इधर से आएगा बच्चा, तो दोनों मिलके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर्कम एंटीरिक रिंग बोलते हैं बेटा। अगर आपको ये समझ नहीं है ना, आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, आपके सबके पास बेटा पानी का बोतल है जो आप जिससे आप पानी पीते हैं, तो इमेजिन करो पानी का बोतल बेटा अर्थवर्म की बॉडी है और उस अर्थवर्म की बॉडी के नीचे साइड में, यानी एक पानी की बोतल के नीचे साइड में दो नर्व कॉर्ड्स मूव कर रहे हैं बेटा। और जैसे वो नर्व कॉर्ड्स मूव जो नीचे के साइड में कर रहे हैं, हेड के पास पहुंच जाएंगे या एंटीरियर साइड में पहुंच जाएंगे, दोनों ऊपर की तरफ आते हैं बेटा। जब ऊपर आएंगे ना, वो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और जैसे जुड़ते हैं बेटा वो क्या बनाते हैं, वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे इमेजिन कर लीजिए, ये एक नर्व कॉर्ड ऐसे आया, ये दूसरा नर्व कॉर्ड ऐसे आया, जैसे हेड के पास पहुंच गए ना, ये ऐसे इधर से आया, ये इधर से आया, तो क्या बन गया, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इसी रिंग को हम क्या बोलते हैं, सर्कम एंटीरिक रिंग बोलते हैं बेटा। समझ आया ना, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, क्लास हमारा टाइमिंग कहाँ तक था? सर 110 सर। चलिए, तो क्लास में फिर इधर ही रोक देता हूँ, ठीक है ना। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालीड्स। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, आर्थ्रोपोडा को भी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। आज मेरे हिसाब से इतना काफी है, आज उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तो रिमेनिंग चीजें हम